So, good morning, everyone. So, this will be our first lecture of the CA Foundation, right? Uh, I will be discussing some of the important things about CA Foundation that everybody must know. So, Institute has given, right, the syllabus for the November 20 exam. So, that is अभी जो एग्जाम आएगी May 20 के एग्जाम, try to understand, May 20 के एग्जाम they have postponed to August 20 में उन्होंने पोस्टपोन की है एंड पोस्टपोन हुई है. उसका रीजन एवरीबडी नोज, बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, राइट. वो एग्जाम आगे की गई है. नवंबर की एग्जाम इट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन नवंबर ओनली, या अगर वो पोस्टपोन होगी तो दिसंबर 20 में होगी. दे हैव प्रिस्क्राइब्ड द सिलेबस फॉर नवंबर 20, जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द सेम सिलेबस विल बी एप्लीकेबल फॉर यू, राइट. सो they keep on like updating the syllabus, they keep on notifying the syllabus for every exam. तो अभी हम अपने पास जो syllabus है वो नवंबर 20 का syllabus है. मेजर चेंजेस नहीं होते, सेम पैटर्न रहता है, राइट. सो ध्यान देना. सो मैं आई एम डिस्कसिंग विद द नवंबर 20 syllabus. फर्स्ट थिंग, everybody must know, right, any exam there are 3 levels of CA. Try to understand, there are 3 levels of CA. ये सबको पता होना चाहिए, राइट. देयर आर 3 लेवल्स ऑफ सीए. सीए एग्जाम इज कंडक्टेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI, राइट. इट इज इनेक्टेड अंडर द पार्लियामेंट. सो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंडर वो इनेक्टेड है. सो द पावर्स एंड अथॉरिटी इज गिवन बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. अगर कोई चेंजेस करने हैं, लाइक सिलेबस में चेंजेस करने हैं, तो ऑब्वियसली दे हैव टू अप्रूव, गेट इट अप्रूव्ड फ्रॉम द लाइक पार्लियामेंट में बिल प्रेजेंट किया जाता है एंड पार्लियामेंट हैज टू अप्रूव इट. पार्लियामेंट में किसको समझ में नहीं आता है वो चीजें, दैट इज अनदर थिंग. ऐसे बिल्स मे बी 5-10 मिनट में पास हो जाते. ट्राई टू अंडरस्टैंड, पार्लियामेंट इज, वैसे देखा जाए तो लीस्ट कंसर्न, उनको पहले तो समझ में आना चाहिए, राइट, वो क्या अप्रूव कर रहा है. मैक्सिमम तो इलिटरेट होते हैं लोग, बट स्टिल इट इज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट. अगर कोई भी चेंजेस है तो पार्लियामेंट के अंडर से ही उसको अप्रूवल चाहिए. मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, लाइक उन, या आप बोल सकते हो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स वगैरह, इनके साथ, राइट, हम जुड़े रहते हैं. एजुकेशन एंड द ट्रेनिंग एट ग्लांस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर आर 2 एंट्रीज फॉर द सीए कोर्स. एक एंट्री है जो आप कर रहे हो थ्रू फाउंडेशन रूट, ये आपकी एंट्री है, foundation route. So you are appearing for the foundation, then you will be appearing for the CA inter, and then you will be appearing for the CA final. And there is another route, direct entry route. ये BCom पास वालों के लिए रहता है. BCom और any graduate, BSc, BA और any graduate, equivalent graduate. सो ग्रेजुएशन के बाद की एंट्री है. सो ऑब्वियसली ये हमारे रिलेवेंट नहीं है. क्यों? बिकॉज वी डोंट वांट टू स्टार्ट 3 ऑलमोस्ट 4 इयर्स लेटर. आज से 4 साल, 12 का 1 साल एंड ग्रेजुएशन के 3 साल, तो ये एंट्री हमारे लिए नहीं है. बट अगर कोई आपके फ्रेंड है, आपके रिलेटिव है, हु आर परसुइंग लाइक ग्रेजुएशन, एंड अगर वो चाहते हैं सीए करने का, तो दे कैन, राइट, अपीयर फॉर सीए. उनके लिए सीए फाउंडेशन एग्जेम्प्ट रहता है. मतलब सीए फाउंडेशन इज इक्विवेलेंट टू 3 इयर्स ऑफ योर ग्रेजुएशन. ट्राई टू अंडरस्टैंड. आप अब भी आपको समझ में आएगा, ये जो मैं कंपैरिजन कर रहा हूं उससे आपको समझ में आ जाएगा व्हाई इट इज, सीए इज कंसिडर्ड वन ऑफ द लाइक नोबल प्रोफेशन, इट इज वैल्यूएबल प्रोफेशन. रीजन, जो सीए फाउंडेशन है ना, 12th के बाद जो सीए फाउंडेशन दिया जाएगा ना, यू हैव टू अपीयर सीए इंटर, इनके लिए दे हैव टू वेट फॉर 3 इयर्स. अगर आपको फाउंडेशन स्किप करके डायरेक्टली इंटर देना है ना, यू हैव टू वेट फॉर 3 इयर्स. आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है एंड देन यू कैन एंटर डायरेक्टली इनटू इंटर. मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, सीए फाउंडेशन इज इक्वल टू 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन. नाउ यू विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस. सो राइट, ये एंट्री नहीं, हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. देखो ध्यान देना. सो फाउंडेशन रूट के अंडर हम कैसे चलने वाले हैं.
registered with the board of studies, BOA stands for board of studies, after appearing class 12th examination till June 30 and June 31st. Try to understand. हमें register कब करना है? Try to understand. You take admission in the college, right? अब 12th के लिए आप एडमिशन लोगे, अभी कोई लोगों का हुआ भी होगा, कोई लोगों का पेंडिंग है, आई डोंट नो, और फिर आप एक एग्जाम फॉर्म फिल करते हो. जनरली नवंबर दिसंबर में एग्जाम फॉर्म आता है फॉर द फेब्रुआरी एग्जाम, जो कुछ भी रहेगा. सो फर्स्ट यू हैव टू एडमिट विद द आईसीआई. आपको आईसीआई के अंडर एडमिट होना होगा, एडमिशन लेना होगा. उसकी फीस टुडे इज 9,200. उसकी फीस फॉर द टुडे, लाइक आज जो नवंबर 20 एग्जाम है उनके लिए लास्ट डेट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, लास्ट डेट इज 30 जून. जिनको नवंबर 20 में देना है, आपके एक साल सीनियर बच्चे जो नवंबर 20 के लिए तैयारी कर रहे हैं, यू विल बी अपेयरिंग फॉर नवंबर 21. सो अगर आपको नवंबर देना, एग्जांपल मैं बोलता हूं, आपको नवंबर 21 में आपकी एग्जाम रहेगी, तो आपकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या रहेगी? 30 जून. 30 जून 21. मतलब आपका 12th होगा, आई विल से सपोज मार्च, सपोज 31 मार्च को आपका 12th हो जाएगा. सो 31 मार्च के बाद आपका एग्जाम आएगा, एंड इन बिटवीन दैट यू हैव टू रजिस्टर विद द इंस्टीट्यूट बाय पेइंग 9,200. टुडेस फीस इज 9,200. फीस कम नहीं होगी, होगी तो थोड़ी इंक्रीज होगी, लाइक 9,500 हो सकती है, बट अभी तो जो है 9,200. सो राइट, आपको रजिस्टर सीए फाउंडेशन के लिए इंस्टीट्यूट के साथ कब करना है? आपकी 12th होने के बाद तुरंत. आपकी 12th होने के बाद तुरंत आपका 12th हो जाएगा, जनरली 15 मार्च तक हो जाएगा. तो उसके बाद तुरंत 2-3 दिन में यू हैव टू रजिस्टर विद द इंस्टीट्यूट. एक्चुअली यू हैव विंडो पीरियड, लाइक आप मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड तक वेट कर सकते हो, 3-4 मंथ्स, बट यू गेट आईसीआई मॉड्यूल्स. जो इंस्टीट्यूट के बुक्स होते हैं ना, टेक्स्ट बुक्स, they are already, their fees is including this 9,200. so once you register, आपका एक नंबर जनरेट हो जाता है, एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाता है, एसआरएन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर. जैसे कॉलेज में आप रजिस्टर होने के बाद आपको एक नंबर अलॉट किया जाता है, ये आपका नंबर है. ऑन सिमिलर बेसिस वंस यू टेक एडमिशन विद द आईसीआई, जिसको बोला जाता है मुझे रजिस्ट्रेशन करना है, यू विल गेट ए नंबर, एसआरएन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपका स्टार्ट होगा WRA से, बिकॉज वी बिलोंग टू वेस्टर्न रीजन. वी बिलोंग टू वेस्टर्न रीजन. देयर आर 5 रीजन्स. एक वेस्टर्न होगा, नॉर्थ होगा, राइट, साउथ होगा, ईस्ट होगा एंड सेंट्रल. ऐसे 5 रीजन्स में पूरे इंडिया को डिवाइड किया गया है फॉर द पर्पज ऑफ मैनेजमेंट, राइट. और हम वेस्टर्न रीजन में आते हैं, इसलिए हमारा WRO से, वेस्टर्न रीजन ऑफिस, ऐसे कुछ तो उसका फुल फॉर्म है, ठीक है. तो आपका जो भी नंबर स्टार्ट होगा वो 12th के बाद मिलेगा, पहले तो बात. सो देयर इज नो, अभी किसी ने पूछना भी नहीं चाहिए कि सर हमें रजिस्ट्रेशन कब करना है. व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, आई अपेयर्ड फॉर द सीए CPT. मैं जब स्टूडेंट था, मैं CPT अपेयर किया, और मेरे टाइम रजिस्ट्रेशन 10 के बाद था. मतलब जब मैं आपके साथ फाउंडेशन, जैसे आप आज से फाउंडेशन स्टार्ट कर रहे हो, तब मैंने ऐसे ही आज से ही, राइट, CPT स्टार्ट किया था, बट मेरे पास बुक्स थे. I was already having WRO number. Why? Because मेरे टाइम रजिस्ट्रेशन कब था? 10th पास के बाद था. आपके पास रजिस्ट्रेशन कब से? 12th अपीयर्ड के बाद. देखो 12th पास नहीं लिखा है, आफ्टर अपीयरिंग 12th. मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाओगे, 12th एग्जाम देने के नेक्स्ट डे पे जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाओगे, तो आपको 10th का पास है तो 10 का मार्कशीट लगेगा. एग्जाम्पल 12th के लिए क्या लगेगा? हैव यू अपीयर्ड फॉर 12th, एक उसका प्रूफ चाहिए, तो उसका हॉल टिकट लगता है. सो यू हैव टू प्रोवाइड हॉल टिकट टू देम 12th का. एंड बाद में जब रिजल्ट लगेगा 2-3 मंथ के बाद, यू हैव टू अगेन रीसबमिट व्हाट योर 12th मार्कशीट. बट रजिस्ट्रेशन 12th एग्जाम देने के बाद है. सो ट्राई लिख लेना है कहां पे, तो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट में से, रजिस्टर्ड विथ आईसीआई बिटवीन, डेट लिख लेना, बिटवीन 15th March 21 टू 31st March 21. ये आपके लिए डेट है, लिख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ऑब्वियसली आई विल रिमाइंड यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट
right? You are now entering into professional course, right? Try to understand. Or professionals, you have to behave like a professionals and not like a child, because you are not giving HSC exam, you are not giving like boards exams, right? आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम नहीं दे रहे हो, यू आर अपेयरिंग फॉर ए प्रोफेशनल एग्जाम, एंड वैसे ही आपका एटीट्यूड अब होना चाहिए. सो 15 मार्च 21 से 31 मार्च 21 के बीच यू हैव टू रजिस्टर विद ICI. वो ऑनलाइन प्रोसेस होती है. ऑब्वियसली आई विल शेयर द डिटेल्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? उसकी फीस होगी 9200. सब ऑनलाइन ही है. आपको कहाँ पे फिजिकल, आज कहाँ पे भी फिजिकल जाना नहीं पड़ता. इवन वंस यू रजिस्टर, उस 15 दिन के भीतर, मैं क्यों 15 दिन बोल रहा हूँ, बिकॉज जनरली हम 1 अप्रैल से क्लासेस फिर से रिज्यूम करते बोर्ड्स एग्जाम होने के बाद 1 अप्रैल. तो आई एक्सपेक्ट कि 1 अप्रैल को आपके पास सब मॉड्यूल्स रहे. ठीक है. सो इसलिए मैं बोलता हूँ कि 31 मार्च तक भी नहीं रुकना चाहिए, 5 दिन के भीतर रजिस्टर करवा दो. तो नेक्स्ट 7 डेज में, राइट, आपको बुक्स भी आ जाएंगे. बुक्स कैसे आते हैं, वो भी ऑनलाइन ही बुक्स आते हैं. आप लाइक आपको नंबर जनरेट होने के बाद आपको कूपन आ जाता है, और कूपन रिडीम करना होता है आपको. जैसे आपको बहुत सारे कूपन्स मिलते हैं, आप रिडीम करते हो, देखो फूड कूपन्स वगैरह, ऑन सिमिलर बेसिस इनके भी कूपन जनरेट होते हैं और आपको रिडीम करने होते हैं. एंड वो बुक्स आपके घर पे आते हैं, आपको किधर लेने नहीं जाना होता, होम डिलीवरी होती है. हाँ, अगर आप एकदम रिमोट एरिया में रहते हो, एकदम विलेज एरिया में रहते हो, तो आपके तहसील तक बुक्स आ जाएंगे, वहां से आपको कलेक्ट करने होंगे. सो अगर पॉसिबल है तो आप, राइट, तब ऐसा एड्रेस देना जहां पे बुक्स डिलीवर हो सकते हैं. बट आपको बुक्स घर पे आते हैं, इतना समझ लेना. पहले मैं जब स्टूडेंट था, मुझे इंस्टीट्यूट जाना पड़ता था. लाइक इंस्टीट्यूट मेरे टाइम ABC में था, अप्पा भवन चौक में. तब मैं वहां पे जाता था, वहां पे फॉर्म सबमिट करना पड़ता था, वहां पे सब फिजिकल होता था. फॉर्म सबमिट करो, वहां पे जाके फिजिकल डॉक्यूमेंट्स दे दो, वो वेरीफाई होंगे, फिर एक आधे मंथ में नंबर जनरेट होगा, और फिर वहां पे जाके बुक्स अगर अवेलेबल है तो मिलेंगे. 4-5 बार चक्कर मारनी पड़ती थी, बिकॉज वहां पे, राइट, फिजिकल होंगे बुक्स तो ही मिलेंगे ना हमें. और पुणे में तो डिमांड ज्यादा रहती है, बिकॉज पुणे में हर कोई सीए करने आता है, तो बुक्स की अवेलेबिलिटी भी कम रहती है. तो मैं तब नगर से बुक्स लेता था, फिर मेरे गांव से. उधर भी इंस्टीट्यूट है ना, हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंस्टीट्यूट है, तो वहां पे भी बुक्स होते थे, तो मैं वहां से कलेक्ट करता था. बुक्स आप कहां से भी कलेक्ट कर सकते थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, यू हैव पेड द फीस. बट मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कि अभी ऐसे नहीं है. पहले वो बहुत दिक्कत होती थी, अब क्या है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन. एंड अभी रिसेंटली 2 दिन पहले इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च ए न्यू वेबसाइट, रियली गुड वेबसाइट. कोविड-19 के बीच में उन्होंने दे रिवैम्प द लाइक वेबसाइट. तो आपको कहां पे भी नहीं जाना है, सब ऑनलाइन होगा. सो 12th अपीयर होने के बाद before 30th June you are to registered so that you can appear for the November exam. अगर आप 30th जून तक रजिस्टर नहीं करते हो, गलती से ऐसे बच्चे भी रहते हैं, सर भूल गए, क्लासेस लगाए, सब किए, तो आपका एग्जाम 6 मंथ से आगे जाएगा. तो आपको रजिस्टर करना है 30th जून 2021 तक एग्जाम होने के बाद. एंड उसके बाद जनरली अगस्त सितंबर में, अगस्त 21, जुलाई या अगस्त 21 में एग्जाम फॉर्म्स रिलीज हो जाते. एग्जाम फॉर्म्स भरने होंगे, मतलब आपने जो 9200 पेड किया है, दैट इज फॉर व्हाट, दैट यू आर ए स्टूडेंट ऑफ सीए फाउंडेशन, यू विल बी अलोकेटेड द मॉड्यूल्स, आपको मॉड्यूल्स मिल जाएंगे. बट आपको एग्जाम देनी है नहीं देनी आपकी मर्जी है. आप स्टूडेंट आप हो जाओगे, बट आपको एग्जाम देनी है नहीं देनी आपकी मर्जी होती है. तो वो एग्जाम अगर आपको नवंबर, आपका अटेम्प्ट कौन सा रहेगा, नवंबर 21, उसके फॉर्म्स आपको अलग से फिल करने पड़ेंगे. उसकी टेंटेटिव जितनी मुझे फीस पता है अभी वो 1500 है. 1500 फीस है. जो अभी मैं अटेम्प्ट के लिए जिन बच्चों ने फॉर्म भरे हैं उनकी फी 1500 है, पूरे 4 पेपर्स की. और वही सीए फाइनल और सीए इंटर में वो 3000 हो जाती है 8 पेपर्स की. सो राइट, ऑब्वियसली फीस कीप्स ऑन रिवाइजिंग. मैं एक अभी मेरे पास जो डेटा है मैं डिस्कस कर रहा हूँ. सो रजिस्ट्रेशन एक चीज है, एंड एग्जाम फॉर्म फिलअप करना एक चीज है. सर हमने रजिस्ट्रेशन किया, ये बहुत बच्चों का क्वेश्चन रहता है, सर हमने ये रजिस्ट्रेशन किया, तो ये रजिस्ट्रेशन लाइक सर नवंबर के लिए है या कितने साल के लिए रहता है. वंस यू रजिस्टर्ड,
राइट. दिस 9200 इज वैलिड फॉर 3 years. 3 years. एवरी ईयर आपके 2 बार एग्जाम होती है. सो आपने सपोज 30 जून को रजिस्टर किया, 30 जून को रजिस्टर किया 2021 को, तो ये आपके नेक्स्ट 3 years वैलिड है. मतलब आपको फिर से 9200 पे नहीं करने. सपोज नवंबर में आप क्लियर नहीं होते, अनफॉर्चुनेटली यू डोंट क्लियर इन नवंबर 21, तो मे के लिए फिर से आपको 9200 नहीं पे करने. आपको खाली एग्जाम फॉर्म फिल करना है, दैट इज 1500. सपोज मे भी मे 22 में भी क्लियर नहीं होते, तो आप नवंबर 22 में जाओगे, फिर से आपको 9200 पे नहीं करने, खाली एग्जाम फॉर्म 1500 का. सो वंस यू रजिस्टर, दैट इज वैलिड फॉर नेक्स्ट 3 years. 3 years के बाद आपको रिन्यू करना होता है रजिस्ट्रेशन, उसके लिए आप यू हैव टू पे 500 रुपीज. फिर वो 3 years के लिए रिन्यू हो जाता है. मतलब इतना टाइम लगना भी नहीं चाहिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड. यू आर अपेयरिंग सी ए फाउंडेशन फॉर 3 years एंड अगेन 3 years, तो छोड़ दो. 2 अटेम्प्ट से ज्यादा अगर आपको लगता है तो गिव अप. डोंट वेस्ट द टाइम. मैं पहले ही बोल रहा हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट इज अ बेस्ट अटेम्प्ट. लिख लेना कहाँ पे. तो फर्स्ट, ये चीजें इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट अटेम्प्ट इज बेस्ट अटेम्प्ट. इसका रीजन यह होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में राइट अगर आप ठीक से देते हो और आप निकलते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहता है. बट अगर आप लटक जाते हो गलती से तो आपका कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती है. इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. एवरीवन स्टार्ट डाउटिंग यू, और उससे ज्यादा होता है हम सेल्फ डाउट में आ जाते हैं. उसके रीजन हो सकते हैं कि आपकी तैयारी ठीक से नहीं है, आप ठीक से उसको ले नहीं रहे हो. जो एटीट्यूड चाहिए एग्जाम के लिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड. 12th का एटीट्यूड से क्लियर नहीं होता है. ये बहुत बच्चों को लगता है 12th जैसा एटीट्यूड है, एंड में करेंगे, एंड में करेंगे. नहीं, अगर एंड में करते हैं ना तो उसका रिजल्ट 20, 25, 30% नहीं लगेगा. उसका रिजल्ट 80, 89, 90% लगेगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट. मैं सेकंड अटेम्प्ट भी क्यों बोलता हूं, अगर आप सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हो जाते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है, मैं गिर गया फिर भी मैं उठ गया. गिरने के बाद उठता ना तो कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है कि यार अगर मैं लाइफ में फेलियर भी आता है ना तो भी मैं उसको लाइक ठीक से फेस कर सकता हूं. तो आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए एक बार आपने सीखा होता है कि मेरे से क्या गलतियां हुई, एंड फिर आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए वैसे प्रिपेयर करते हो. बट 2 अटेम्प्ट भी हो गए, थर्ड अटेम्प्ट के लिए इवन राइट आपकी वो एनर्जी भी नहीं रहती और आप बोलते हैं वही मैं पढ़ रहा हूं, वही मैं पढ़ रहा हूं, मे बी फेल्योर रेट ज्यादा हो जाता है. सो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो निकलते हैं रियली गुड, सेकंड अटेम्प्ट में निकलते हैं वो भी अच्छा है, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए. इसलिए मैं बोलता हूं फर्स्ट अटेम्प्ट इज अ बेस्ट अटेम्प्ट. सो मैक्स टू मैक्स राइट सेकंड अटेम्प्ट चल सकता है, बट ये अगर आपका टारगेट ही सेकंड अटेम्प्ट, मतलब आप पकड़ के चल रहे हो कि आप फेल होने वाले हो. अगर आपको लगता है हम ही फेल होने वाले तो करने में क्या फायदा है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट. सो आपको 12th के बाद रजिस्टर करना है. मैं बोलता हूं तो 15 दिन के भीतर आपको रजिस्टर करना है. 12th एग्जाम होने के बाद, रिजल्ट नहीं, एग्जाम होने के बाद, उसके बाद आगे. सो आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया. उसके बाद once you register before 30th June 2021, you are eligible to appear November exam, right after passing 12th examination. आपका 12th का रिजल्ट कब लगता है? आपका 12th का रिजल्ट जनरली जून में लगता है. तो ऑब्वियसली यू आर एलिजिबल टू अपीयर राइट नवंबर और मई आफ्टर पासिंग. तो जून में रिजल्ट लगेगा तो आपका कौन सा एग्जाम रहेगा? नवंबर में रहेगा. इसलिए राइट आपका अटेम्प्ट 12th के बाद का मई नहीं आता, 12th के बाद का नवंबर आता है. नवंबर आएगा, फिर अगर वो फेल होते तो आप राइट मई दे सकते हो. आगे वाले सब अटेम्प्ट रहेंगे, बट जस्ट 12th के बाद जो मई आता है वो नहीं रहेगा. योर फर्स्ट अटेम्प्ट इज May or November after passing 12th. So your result will be generally declared at the end of the May. तब तक एग्जाम्स हुए होते हैं मई के, या फर्स्ट वीक ऑफ द जून. राइट जून में लगेगा तो आपका एग्जाम रहेगा नवंबर 2021 में. सो यू आर एलिजिबल टू अपीयर राइट. जो चीजें हमारे लिए एप्लीकेबल है मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूं. नवंबर एग्जामिनेशन आफ्टर पासिंग. देन नवंबर में एग्जाम होगी. जनरली कब एग्जाम होती है लिख लेना. जनरली 9th नवंबर से एग्जाम स्टार्ट हो जाती है. 9th नवंबर 2021 से एग्जाम स्टार्ट होगी. डेट भी फिक्स होती है ऑलमोस्ट. 9th होगी, 10th हो गया, 11th होगी, तीनों डेट में से एक डेट पे स्टार्ट होगी अपनी एग्जाम.
9 नवंबर 2021 में आपकी एग्जाम स्टार्ट होगी। लाइक एग्जांपल, अभी इतना प्रॉब्लम है, स्टिल इंस्टीट्यूट इज कमिटेड टू कंडक्ट द एग्जाम्स इन जुलाई एंड अगस्त। इंस्टीट्यूट ने 3 या 4 दिन पहले एक नोटिफिकेशन निकाला है, इवन इफ ए स्टूडेंट, सिंगल स्टूडेंट इज रेडी टू गिव द एग्जाम इन जुलाई एंड अगस्त, we will be conducting the exam with all the precautions. Those who don't want to give exam because of COVID-19 pandemic, they can shift their attempt in the next attempt November. आपको अगर जुलाई अगस्त में देना नहीं तो आप मत दे दो, लेकिन जिनको देना है हम उनकी एग्जाम ले लेंगे। Such commitment is of ICI. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपकी एग्जाम इस तारीख पे होगी, इसके आगे नहीं होगी, बट 9th को स्टार्ट होती है जनरली, 9th होगी, 10th होगी, 11th होगी। एंड ऑब्वियसली अगर 9th को स्टार्ट होगी तो फर्स्ट पेपर आपका रहेगा 9th को, सेकंड पेपर रहेगा 11th को, राइट, थर्ड पेपर रहेगा 13 को, ये 21 या राइट, एंड फोर्थ पेपर रहेगा 15 को। एंड जनरली इसमें कोई पब्लिक हॉलिडे नहीं रहता इस पीरियड में, सो आपको एक्स्ट्रा डेज मिलने का कोई गुंजाइश नहीं, बिकॉज दिवाली वगैरह हो चुकी होती है, और बीच में कोई ईद वगैरह ऐसे कोई राइट सन वगैरह नहीं रहता है कि जिसके वजह से एक्स्ट्रा डे मिले। सो जनरली ये तारीख पे यू हैव 1 डे गैप बिटवीन 2 पेपर्स, ठीक है, वो मैं सब डिस्कस करने वाला हूं, बट जनरली ये पकड़ के लिख लेना, डेट्स पता होने चाहिए, यू मस्ट नो कि आपकी एग्जाम कब होगी। आगे ये एग्जाम देने के बाद इसका रिजल्ट लगता है राइट फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुआरी, लिख लेना फर्स्ट वीक ऑफ द फेब्रुआरी, फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुआरी 2022, फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुआरी 2022 में आपका एग्जाम रिजल्ट लगेगा। क्वालिफाई फाउंडेशन, मैं जो बोल रहा हूं 1 to 7 फरवरी, 7 फरवरी 2021 में आपका रिजल्ट लगेगा, 1 फरवरी से 7 फरवरी। अभी रिसेंटली इंस्टीट्यूट हैज कम अप, राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कल ही एक मुझे मैसेज आया है फ्रॉम द दिल्ली कि वी हैव कम अप विद अ बेटर इवैल्यूएशन सिस्टम। वो पूरा ये जो पेपर चेकिंग वगैरह है वो ऑनलाइन होने वाली है। पेपर चेकिंग मतलब आपको पेपर तो फिजिकली लिखने हैं, बट वो बाद में इंस्टीट्यूट स्कैन करेगी, एंड जो एग्जामिनर्स होते हैं उनको स्कैन कॉपी जाएंगी, और उन्होंने दे हैव डेवलप ए ऐप, एंड वो ऐप के थ्रू वो चेकिंग होगी। तो अकॉर्डिंग टू देम 20 डेज से हो सकते रिजल्ट लगने के, 20 डेज कैन बी सेव्ड, एंड 20 डेज हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस। क्यों, अब भी समझ में आएगा, मैं आपको बोलता हूँ। सो मैं जो बोल रहा हूँ फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में रिजल्ट लगेगा। अगर ये इंप्लीमेंट हो रहा है मतलब तब तक तो हो जाएगा, बिकॉज आपके पहले कितने 3 अटेम्प्ट्स है, आपके पहले 3 एग्जाम्स होने वाले, एक अभी अगस्त वाला, फिर नवंबर वाला, और फिर मई वाला, और फिर आप नवंबर में एग्जाम दोगे। सो आज से 4th अटेम्प्ट आपका है, आज से 4th अटेम्प्ट आपका है, जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली तब तक ये सब हो जाएगा, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि जनरली फिर आपका रिजल्ट 15th से 20th जनवरी 2022 में लगेगा। सो 15 दिन पहले रिजल्ट लगेगा, ऐसे पकड़ के चलो, तब तो डेफिनेटली रहेगा। बट अभी जो रिजल्ट लगता है वो मैं बोल रहा हूँ आपके साथ, आई एम शेयरिंग द करंट राइट डेट्स, करंट एवरी फीस, राइट, करंट पैटर्न। आगे सो आप सपोज ऐसे पकड़ के चलो कि जनवरी एंड 2022 में आप फाउंडेशन क्लियर हुए, तो उसको ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या लिखा है, रजिस्टर फॉर इंटरमीडिएट कोर्स, यू हैव टू रजिस्टर फॉर द सेकंड कोर्स। जैसे फाउंडेशन के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया, उसके लिए फीस थी 9200, वैसे आपको इंटर के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसकी फीस है 18400, एग्जैक्टली ट्वाइस 18400 जो अभी की फीस है। तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर इंटर कब करना है, जैसे आपका फाउंडेशन का रिजल्ट लगेगा, वंस यू आर पास्ड, आपको सेकंड एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, एंड वो एग्जाम कब रहेगी, आपकी नवंबर में रहेगी। सो फर्स्ट एग्जाम रहेगी, आप नवंबर स्टूडेंट हो, हमेशा याद रखना। अगर आप हर चीज फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होते हो, हर चीज फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होते हो, तो आपका हर एग्जाम नवंबर में रहेगा। फर्स्ट एग्जाम फाउंडेशन नवंबर 2021 में, इंटर नवंबर 2022 में। सो यहाँ पे लिखा है रजिस्टर फॉर इंटरमीडिएट कोर्स, फिर आपका नवंबर 2022 में आपका रिजल्ट आएगा,
सॉरी आपकी एग्जाम रहेगी, उसके लिए फिर जुलाई अगस्त में फॉर्म्स, रजिस्ट्रेशन अलग, एग्जामिनेशन फॉर्म अलग। ये रजिस्ट्रेशन अगेन 3 इयर्स के लिए वैलिड होगा। आपको फिर से 18,400 पे नहीं करने नेक्स्ट 3 इयर्स। आप अगर फेल होते तो आप एग्जाम देते रह सकते हो। अगर आपको रिन्यू करना है 3 साल के बाद तो 500 रुपीज पे करके फिर 3 इयर्स के लिए रिन्यू होता है। सो बाकी एग्जाम जैसे नहीं कि आपको पूरी फी फिर से पे करनी है, नो। जो रजिस्ट्रेशन है दैट इज कंटिन्यूड, बट आपको एग्जाम फी हमेशा पे करनी पड़ती है। सो वो एग्जाम होगी नवंबर 2022 में। उसमें क्या पैटर्न रहेगा वगैरह मैं डिस्कस करता हूं। उसके एग्जाम फॉर्म्स वैसे ही जुलाई अगस्त 2022 में रिलीज होंगे। यू हैव टू फिल अप द एग्जाम फॉर्म एंड आपको नवंबर 2022 में एग्जाम देनी है। उसका रिजल्ट फिर पकड़ के चलो जनवरी एंड 2023 में लगेगा उसका रिजल्ट। आगे लिखा है अपीयर इन एग्जामिनेशन आफ्टर स्टडी पीरियड ऑफ 8 मंथ्स। आपका सीए फाउंडेशन के बाद इंटर 8 मंथ्स के भीतर रहती है। देखो ना, जनवरी में रिजल्ट लगेगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 8 मंथ्स कंप्लीट। सो फाउंडेशन होने के बाद 8 मंथ्स के बाद जो एग्जाम आएगी, सितंबर के बाद कौन सी एग्जाम आएगी? नवंबर। इसलिए यू आर एलिजिबल टू अपीयर इन नवंबर। आप मई नहीं दे सकते। आपने बोला सर जनवरी में मेरा रिजल्ट लगा 22 में, अभी मई में एग्जाम आने वाली है इंटर की, कैन आई अपीयर फॉर इट? नो, बिकॉज 8 मंथ्स का गैप होना चाहिए। 8 मंथ्स का गैप होना चाहिए। फाउंडेशन निकलने के बाद इंटर की एग्जाम देने के लिए मिनिमम 8 मंथ्स का गैप होना चाहिए। तो मई तो छूट जाता है उसमें, तो आपको नवंबर देना पड़ेगा। आगे, पास इन इधर और बोथ द ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट। अब जो भी एग्जामिनेशन पास होने हैं आपको, देन यू हैव टू डू द 3 इयर्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। इंटर निकलने के बाद आपको 3 इयर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी होती है। इंटर हैज 2 ग्रुप्स। जैसे फाउंडेशन में चार पेपर्स है, इंटर में टोटल 8 पेपर्स है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंटर में कितने पेपर्स है? 8 पेपर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। अगर आप दोनों ग्रुप्स निकलते हो तो सोने पे सुहागा। इवन इफ यू क्लियर ईदर ऑफ द ग्रुप्स, ग्रुप 1 या ग्रुप 2, आप जो भी निकलते हो, यू आर एलिजिबल टू स्टार्ट योर आर्टिकल ट्रेनिंग या आर्टिकलशिप या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। बिकॉज आपका सीए फाइनल का एग्जाम जब आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करते हो ना, उसके 2.5 इयर्स के बाद आता है। सो जितने जल्दी आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट होगी उतने जल्दी आपका सीए फाइनल का एग्जाम आएगा। सो बहुत बच्चे क्या करते हैं, अगर दोनों ग्रुप निकलते तो वैसे भी आप आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो, बट अगर एक भी ग्रुप निकलता है ना इंटर का, तो भी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर देते हो। जो मीटर है ना 2.5 इयर्स का, वो स्टार्ट हो जाता है आपका। एंड फिर एक जो ग्रुप बाकी है वो आर्टिकलशिप में निकालते बैठो 2.5 इयर्स में, एंड अपीयर सीए फाइनल आफ्टर 2.5 इयर्स। क्या लिखा है देखो, रजिस्टर फॉर सीए फाइनल कोर्स आफ्टर पासिंग बोथ द ग्रुप्स ऑफ द इंटरमीडिएट। आप आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो आफ्टर पासिंग इंटर और 1 ग्रुप ऑफ द इंटर। आपने दोनों ग्रुप में से खाली एक ही ग्रुप इंटर का निकाला है, तो आप इंटर पूरा पास नहीं हुए, बट आप आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो। सीए फाइनल स्टूडेंट बोल के आप कब रजिस्टर कर सकते हो? जब आपके दोनों ग्रुप क्लियर होंगे तो। सक्सेसफुली कंप्लीट 4 वीक्स ऑफ एडवांस कोर्स, राइट, इन लास्ट 2 इयर्स। ये क्या है? इसमें आपको टैली, एक्सेल, जो भी हमारे लाइक कॉमर्स के एप्स होते हैं या कॉमर्स रिलेटेड जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस रहेंगे वो सिखाए जाएंगे। दिस इज मैंडेटरी, दिस इज अ ट्रेनिंग। लाइक आप, बिकॉज आप क्या करने वाले हो, वंस यू पास आउट आपको सब चीजें पता होनी चाहिए, वेरियस सॉफ्टवेयर्स वगैरह। तो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स दिस एंड ये कंपलसरी होता है। कितने? 2 वीक्स का है, नहीं 4 वीक्स का है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ का है वो। आगे, appear in final examination during last 6 months of practical training। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 3 इयर्स की है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 3 इयर्स की है, बट जो 3 इयर्स जब आप कर रहे हो, राइट, 2.5 इयर्स होने के बाद जो एग्जाम आएगी तब आप सीए फाइनल की एग्जाम दे सकते हो। अगेन 2 ग्रुप्स, 4 पेपर्स के ईच ग्रुप, एंड सीए फाइनल आपके 6 में, मतलब समझो 3 इयर्स के आर्टिकल है, तो आप 3 इयर्स कंप्लीट होने के बाद भी एग्जाम दे सकते हो, बट जितने जल्दी एग्जाम होगी उतना बेटर होता है। तो यू कैन गिव आफ्टर 2.5 इयर्स ऑफ आर्टिकलशिप। आप एग्जाम दे दो, आपकी आर्टिकलशिप कंटिन्यू रहेगी। देन फिर क्या रहेगा? appear in final examination during last 6 months of practical training and then complete, right,
आफ्टर कंप्लीटिंग दिस 4 weeks, ये आपको कंप्लीट करने के सिवा आप एग्जाम नहीं दे सकते. कंप्लीट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, बिकॉज 6 months बाकी रहेंगे आपके, 6 months बाकी रहेंगे आर्टिकलशिप के, बिकॉज आपने आर्टिकलशिप 3 years की है, आपने एग्जाम 2.5 years के बाद ही दे दी, तो अभी भी 6 months है वो कंप्लीट करो, क्वालिफाई फॉर द फाइनल एग्जाम, तब तक आपका सीए फाइनल का रिजल्ट भी लग जाएगा, बिकम ए मेंबर ऑफ आईसीआई, यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट. सो व्हाट इज योर प्रोसेस लिख लेना, मैं यहाँ पे चाहे तो लिख के देता हूँ, एक टेंटेटिव डेट्स दे रहा हूँ, राइट. 12th एग्जाम, आपकी 12th एग्जाम होगी 12th exam. Your 12th exam is, I will say, March 2021. This is first. Second, registration for CA Foundation. Also share with your parents. उनको भी ये चीजें पता होनी चाहिए कि हमारा ऐसे रहेगा CA Foundation. Because they have to also prepare for like financial aspect. You have to prepare for the study. उनको financial aspect study करना है. Try to understand. You are a consumer. Your parents are customer. There's a difference between consumer and customer. Customer is a person who pays the money. अभी मैं सिखा रहा हूं, देखो ये छोटी छोटी चीज है. Customer is a person who makes the payment and consumer is who consumes the commodity. पेमेंट आपके मम्मी पापा करने वाले, और बट वो सर्विस वो नहीं लेने वाले, सर्विस आप लेने वाले हो. तो योर मम्मी पापा बिकम्स, योर पेरेंट्स बिकम्स, राइट, योर गार्डियंस बिकम व्हाट, द कस्टमर्स, एंड यू बिकम कंज्यूमर. सो हम बहुत बार बोलते हैं कस्टमर एंड कंज्यूमर एक होते हैं. नो, नॉट एट ऑल. ये 3 लाइन ऑफ डिफरेंस है. कस्टमर इज ए पर्सन हु मेक्स द पेमेंट एंड कंज्यूमर इज ए पर्सन हु कंज्यूम्स. दोनों सेम हो सकते हैं बट दे आर नॉट ऑलवेज सेम. लाइक एग्जांपल, आप ही पे कर रहे हो और आप ही वो यूज कर रहे हो, तो यू आर कस्टमर एज वेल एज कंज्यूमर, बट नॉट ऑलवेज. समझ में आ रहा है? आगे ये आपको करना होगा. मैं आपके लिए बोल रहा हूं, बिफोर 30th June 2021, then exam form, right, generally July to August. Obviously हम क्लासेस में आई ऑलवेज हेल्प, मैं स्टूडेंट को ये सब चीजें करने में हेल्प करता हूँ. ऑफिस में हर चीज हो जाती है, सो राइट, वो आपको गाइडेंस मिलती जाएगी, सब चीजें होती जाएगी, बट एज ए स्टूडेंट यू मस्ट नो ऑल दिस थिंग्स, राइट. 2021. Then fourth, CA Foundation exam. CA Foundation exam is, I will say 9th, मैं जानबूझ के रेट लिख रहा हूँ, 9th November 2021 to 17th November 2021. अगर 9th को स्टार्ट होती तो 15 को खत्म होगी, अगर 11 को स्टार्ट होती है तो 17 को खत्म होगी. इसके बीच में एग्जाम रहेगी, ठीक है. 5th, रिजल्ट्स. अभी मैं जो इंस्टीट्यूट ने कल ही नोटिफिकेशन लाया उसके हिसाब से मुझे लगता है 15 जनवरी 22 से 20th जनवरी 22, इसके बीच में लगेगा. ये होने के बाद रजिस्टर फॉर सीए इंटर बिटवीन, अगर ये डेट्स एप्लीकेबल है तो आई विल से 21st जनवरी 2020, नेक्स्ट डे से टू फेब्रुवरी एंड. अब 2022 इज नॉन लीप ईयर ना, हाँ नॉन लीप ईयर. 20th February 2022 तक, एक मंथ के भीतर यू हैव टू रजिस्टर फॉर सीए इंटर 7.
एग्जाम फॉर्म, सी इंटर का एग्जाम फॉर्म कब आएगा? जनरली नवंबर एग्जाम के फॉर्म्स आ जाते हैं, जुलाई अगस्त, बट ये 2022 में रहेगा, 2022 में रहेगा, ठीक है, जुलाई अगस्त 2022 में रहेगा। फिर अपियर एग्जाम, अपियर एग्जाम इन नवंबर, जनरली डेट रहती है 2 नवंबर 2022। डेट्स आर ऑलमोस्ट फाइनल। 1 नवंबर को सीए फाइनल स्टार्ट होता है, 2 नवंबर को सीए इंटर स्टार्ट होता है, एंड 9 नवंबर को सीए फाउंडेशन स्टार्ट होता है। दीज डेट्स आर वेल नोन, ठीक है। 2 इनका 19 नवंबर तक पेपर होते हैं जनरली, ठीक है। 9th रिजल्ट, सो मैं यही डेट ले लूंगा, बट ये 23 रहेगा अब, बराबर, एक साल। हाँ, ये होने के बाद, राइट, ये होने के बाद अब डिपेंड्स, हर एक यहाँ पे हर एक की केस अलग अलग रहेगी। उसका रीजन है, देयर विल बी सम स्टूडेंट्स हु विल गिव 2 ग्रुप्स, 8 के 8 पेपर देंगे एंड विल क्लियर 8 के 8 पेपर्स। सो दे हैव टू ऑब्वियसली रजिस्टर फॉर द 3 years प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए वो रजिस्टर करेंगे, एंड फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 3 years की स्टार्ट हो जाएगी, एंड लास्ट 6 months के भीतर जो एग्जाम आएगा, लास्ट, मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसने नवंबर 2022 में, नवंबर 2022 में इंटर के दोनों ग्रुप्स दे दे, 8 के 8 पेपर दे दिए, और आपने 8 के 8 पेपर पास कर दिए, और आपका रिजल्ट लगा जनवरी 2023 में कि यू आर सीए क्लियर, इंटर क्लियर, 8 के 8 पेपर, तो यू विल, राइट, लिख लेना 10th रजिस्टर फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्लस सीए फाइनल, ठीक है। तो आप रजिस्टर करोगे, मैं ये मान के चलता हूं सपोज आपने 15 फरवरी को किया, 15 फरवरी, क्यों मैंने 15 फरवरी लिया? 10 एक दिन आपको फॉर्म ढूंढने में वगैरह टाइम लगता है, ठीक है, या हमारे कन्वीनियंस के लिए हम उसको फरवरी एंड लेते हैं, ठीक है। उसके पहले तो फरवरी एंड तक तो करना पड़ेगा आपको। देन सीए फाइनल एग्जाम, देखो 20th फेब को आपने आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कब तक चलेगी, ध्यान देना, 14, दिस इज फर्स्ट ईयर, सॉरी ऐसे क्यों लिखा 13, ये आ गया आपका 23, ये आ गया आपका 24, 25, 26, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, आपकी आर्टिकलशिप का खत्म होगी 20th फरवरी 2016, राइट। सो इसके पहले वाला अटेम्प्ट, ये खत्म होने के पहले वाला अटेम्प्ट रहता है नवंबर, सो आपकी सीए फाइनल की एग्जाम रहेगी 1 नवंबर 2025 टू 19 नवंबर 2025, इसके भीतर आपकी सीए फाइनल की एग्जाम रहेगी, assuming you are clearing everything in the first attempt, assuming you are clearing everything in the first attempt। अगर आप क्लियर नहीं होते तो 6 months आगे जाएगा, 6 every this schedule 6 months से आगे जाएगा, ठीक है। सेकंड 12th रिजल्ट, रिजल्ट लगेगा यही डेट, ये वाले डेट्स, अरे सॉरी, ये ईयर चेंज करना है मुझे, रिजल्ट लगेगा 26 में, रिजल्ट लगेगा 26 में, बराबर, एंड आपकी आर्टिकलशिप खत्म होगी। सो यहाँ पे आप सीए एग्जाम क्लियर हुए, बट आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अभी बाकी है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कब खत्म होने वाली? 1 मंथ के बाद, 13,
राइट? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीशन, practical training completion is 20th February. Are you getting my point? So आपने सीए फाउंडेशन की एग्जाम दे दी, सीए फाउंडेशन की एग्जाम दे दी नवंबर 2021 में, सीए फाइनल की एग्जाम दोगे नवंबर 2025 में. Therefore, they call it is of a 4 years course. If you clear everything in the first attempt, if you clear everything in the first attempt. बट हम 12th के बाद देखते हैं, हमारा 12th होता है मार्च 2021 में, तो ये 6 मंथ्स लेके चलो. इसलिए हम बोलते हैं कि टुडे द सीए कोर्स इज 4.5 years आफ्टर 12th. व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट इट वाज ऑफ 4 years, एंड मैंने वो 4 year के भीतर एग्जैक्ट डॉट कंप्लीट किया. आई स्टिल रिमेंबर मेरी सीए सीपीटी की एग्जाम थी 8th June 2008, 8th June 2008, एंड मेरा सीए फाइनल का रिजल्ट आई डोंट एग्जैक्ट रिमेंबर द डेट, बट जितना मुझे याद है इट इज 18th July 2012. आई नीड टू चेक माई फेसबुक वॉल, वहां पे मुझे पता चलेगा, बिकॉज मैंने उस दिन डाला था फेसबुक वॉल पे कि आई क्लियर सीए फाइनल बोल के. ठीक है, या मैं रिजल्ट भी चेक करता हूं तो वहां पे पता चलेगा. एग्जैक्ट 4 यहाँ पे एग्जाम दे दी, सीए सीपीटी की, फाउंडेशन की जगह सीपीटी था, और इस तारीख पे मेरा सीए फाइनल का रिजल्ट लगा. यू कैन सी 4 years, एग्जैक्ट 4 years. 12 के बाद 4 years. जनरली मार्च में एग्जाम होती है, जून में एग्जाम दे दी, अब आपकी जून ने आपके नवंबर में, तो वहां पे थोड़ा टाइम 6 months इंक्रीज हो गए. सो इफ यू क्लियर एवरीथिंग, आपकी एज क्या रहेगी पता है यहाँ पे, मे बी 21st और 22nd years. एंड व्हेन यू आर डूइंग दिस आर्टिकलशिप, यहाँ पे हमने आर्टिकलशिप का पीरियड लिखा है, राइट? आर्टिकलशिप का पीरियड क्या है अपना, ये पीरियड है बराबर, 3 years में. कोई भी फर्म में जाओ, अगर आप पुणे में आर्टिकलशिप करते हो तो जनरली बोल रहा हूं, यू गेट ए स्टाइपेंड, मिनिमम स्टाइपेंड, डोंट कॉल सैलरी, सैलरी एम्प्लॉयड पर्सन को मिलती है. यू आर देयर फॉर द एजुकेशन, ठीक है, लर्निंग. स्टाइपेंड is 3,000 and maximum can be up to 25,000 per month. If you are in big 4, right, बड़े फर्म्स में हो तो मे बी आपको 25,000 पर मंथ नहीं मिलता है. ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन योर क्वालिफिकेशन, लाइक क्वालिफिकेशन सबका तो क्वालिफिकेशन सेम है, बट योर रिजल्ट, आप कितने जल्दी पास हो रहे हो, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल रहे हो, आपका वहां पे इंटरव्यूज होते हैं. अगर आप कोई भी फर्म में जाओगे तो यू हैव टू गिव द इंटरव्यू, तो वो आपका देखते हैं अभी तक आपने जो सीखा है, अकॉर्डिंगली आपको वो आर्टिकलशिप के लिए लेते हैं. पुणे में प्रॉपर इंटरव्यूज होते हैं, फर्म मिल जाती है. बट अगर आपको डिजायर चाहिए, मुझे बड़ी फर्म ही चाहिए या मुझे मिड साइज चाहिए, तो कौन सी फर्म क्या लेनी है, बाय दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड. ऐसे नहीं कि बिकॉज उस पीरियड में आप ऑलमोस्ट आप इंटर दे चुके हो, उतनी मैच्योरिटी आ चुकी है, यू नो एग्जैक्टली सीए कोर्स के रिक्वायरमेंट क्या है. अब राइट, वी विल बी गाइडिंग यू ऑब्वियसली, वो सब चीजें होगी. ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैं आपको ये भी बोलता हूं, राइट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, देखो पुणे में सीएज है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, तो आपको क्या करना होता है, यू हैव टू रजिस्टर विद एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट. और फिर आपको वहां पे 3 years कंप्लीट करने होते हैं. सो जनरली मैं बोलता हूँ कि क्या होता है कि अब पुणे में, पुणे इज अ लाइक मेट्रोपॉलिटन सिटी, वहां पे इतने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, और फिर आपको क्या करना होता है कि आपको वहां पे जाके आपका रिज्यूम देना होता है, राइट. आपको एक रिज्यूम वगैरह बनाना पड़ेगा, वहां पे जाके आपको सबमिट करना होगा, एंड देन राइट दे विल कॉल फॉर द इंटरव्यू, आपके इंटरव्यूज होंगे, एंड दे विल लाइक इफ यू क्वालिफाई तो आपको दे देंगे. ऐसे आप बहुत इंटरव्यूज दोगे, यू विल लर्न. दिस इज एक्चुअली जो जब आप इंटर निकलते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि एक्चुअली क्या है. आप इंटरव्यूज दोगे, सब करोगे, कि आपको भी समझ में आएगा कि कंपटीशन क्या लेवल की होती है, और जो आप सीख रहे हो वो प्रैक्टिकली कितना सीख रहे हो वो भी मैटर करता है, जो हम जिसपे हम एकत्व वाले फोकस करते हैं.
और जनरली ये मैंने देखा है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, अगर एकतम के स्टूडेंट होते हैं ना तो जनरली उनको आर्टिकलशिप में दिक्कत नहीं आती है, बिकॉज इवन सीएस आल्सो नोस, बिकॉज मैक्सिमम सीएस तो हमारे इधर से पास आउट हुए हैं, जिनके पास आप जाओगे दे नोज कि द लेवल ऑफ टीचिंग एंड प्रैक्टिकल, खाली पास होने के लिए बहुत लोग सिखाते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, पास होने के लिए रट्टा भी मारेंगे तो हो जाएगा, बट जब आप एक्चुअल में काम करोगे तो आपको हर आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आप उससे आंसर निकालते हो, बट वो जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन कैसे बनाई है तो किसी ने समझाना चाहिए ना। मैंने बोला कि इतनी इतनी सैलरी है, और कैसे ढूंढी, कहाँ से ढूंढी, पासबुक वगैरह सब चीजें पता होनी चाहिए ना, वो हम सिखाते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड ड्यूरिंग आवर कोर्स, जिसको बोलते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज एज वेल। तो उस पे जनरली हम फोकस करते हैं, उसका फायदा डेफिनेटली होता है आर्टिकलशिप में, ये मैंने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। तो राइट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको सीए के पास करनी होगी, इट्स योर चॉइस, आप जहां करना चाहते हो, ऑब्वियसली दिस शुड सिलेक्ट यू एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस। आपके 12th के मार्क्स भी देखे जाएंगे, राइट, तो 12th के मार्क्स को भी थोड़ा ध्यान में दिया जाएगा, फाउंडेशन के मार्क्स देखेंगे, आपके सीए इंटर के मार्क्स देखेंगे। आजकल तो इतनी लेवल की कंपटीशन है बच्चों कि जैसे बच्चे सीए इंटर देते हैं, इंटरव्यू देना स्टार्ट कर देते हैं, रिजल्ट के लिए भी वेट नहीं करते, इंटरव्यूज देना स्टार्ट करते हैं कि यस आई विल क्लियर, आई हैव दैट मच कॉन्फिडेंस, आप मुझे ले लो। तो सीए क्या करते हैं, ठीक है, उनको अगर अच्छा लगता है तो सिलेक्ट कर लेते हैं और बोलते हैं कि कम्युनिकेट योर रिजल्ट, रिजल्ट लगने के बाद हमें कम्युनिकेट करो रिजल्ट, इफ यू आर पास हम आपको ले लेंगे, इफ यू आर फेल आप नहीं लेंगे। अब सपोज 10 लोगों का इंटरव्यू ले लिया, उसमें से 2 बच्चे उनको चाहिए, तो 2 वैकेंसी से 2 की वो सिलेक्ट करेंगे, बोलेंगे प्रोवाइडेड यू पास। मतलब देखो रिजल्ट के लिए भी बच्चे वेट नहीं करते, समझ में आ रहा है, मतलब जैसे रिजल्ट लगे नेक्स्ट डे से ज्वाइन करो, मतलब उतना टाइम जल्दी आपका कंप्लीट होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जितने जल्दी एग्जाम दोगे, जितने जल्दी क्लियर होगे, उतने जल्दी यू विल बिकम प्रोफेशनल। मेरे हिसाब से 21st ईयर सो 22nd ईयर ऑफ योर एज यू शुड बी प्रोफेशनल। आई बिकम प्रोफेशनल एग्जैक्टली एट 21st ईयर्स ऑफ माय एज। आई एम वन ऑफ द यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंडिया, वन ऑफ द, ऐसे है मेरे जैसे भी लोग हैं, ऐसे नहीं कि मैं अकेला हूं, आई एम वन ऑफ द यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। जब मैं पास आउट हुआ, एक्चुअली मैं एग्जैक्टली 21st मेरा स्टार्ट हुआ, तब मैं पास आउट हुआ, 20th कंप्लीट होने पे हुआ, तो यू कैन इमेजिन, हो सकते हैं ऐसे कुछ नहीं। मेरे टाइम वो 6 मंथ का बेनिफिट था वगैरह, वो सब चीजें थी, आई टुक द बेनिफिट। अगर एग्जाम किसी वजह से चेंज होता है और बोलते हैं एग्जाम आप जल्दी दे सकते हो, तो देने में प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए अभी जो बच्चों को ये आया है कि आप कोविड की वजह से आप एग्जाम स्किप करके आगे वाली एग्जाम दे सकते हो, जितने लोगों ने मुझे पूछा, मैंने बोला कि एग्जाम जितने जल्दी हो सकते उतने जल्दी दे दो, बिकॉज आपके 6 मंथ से होते हैं, एंड 6 मंथ्स की वैल्यू होती है यार, बिकॉज ये 6 मंथ्स आज के नहीं है। आप सीए पास होने के बाद अगर आपको मैं बोलता हूँ एवरेज सैलरी आपकी 10 लाख भी है ईयरली, 10 लाख बोल रहा हूँ, आप एम्प्लॉयमेंट में जाते हो 10 लाख सैलरी है, तो आप 5 लाख कमा रहे हो। आपको आज नहीं आज आपके 6 मंथ्स की वैल्यू नहीं है, बट हमें लगता है मैं 6 मंथ्स एग्जाम बाद में दे दूंगा तो कुछ बिगड़ता नहीं। अरे बिगड़ता आज का नहीं, कल का बिगड़ता है, क्योंकि यू विल बी पासिंग सीए फाइनल आफ्टर 6 मंथ्स, तो आप तब की सैलरी कमा रहे हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आज हमें कुछ नहीं मिल रहा है इसलिए हमें 6 मंथ्स की वैल्यू नहीं है, बट आज जितना डिले करो, आज डिले हो गया मतलब कल डिले होगा, एंड वो डिले मतलब आप मार्केट में 6 मंथ्स पीछे हो, तो आप 5 लाख का आपका मिनिमम बोल रहा हो लॉस करवा रहे हो, मिनिमम बोल रहा हूँ ऑन एन एवरेज। पुणे की सिटी में, अगर आप बॉम्बे में हो, अगर आप और हायर हो तो ऑब्वियसली पैकेजेस वेरीज, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली, इसलिए जितने जल्दी एग्जाम हो सकती है उतने जल्दी दे दो, इसलिए जितने जल्दी आपका प्रिपरेशन स्टार्ट हो सकता है उतने जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, एंड दैट इज द रीजन बेसिकली व्हाई हम इतने जल्दी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, सो ये आपका पैटर्न होगा, ये डेट्स आपको पता होनी चाहिए, और ये कहाँ पे आपके नोटबुक के ऐसे या डायरी जहां जहां पे आप हमेशा देखते हो, ये आपको पता होनी चाहिए। ऑब्वियसली वंस यू बिकम पार्ट ऑफ एकत्वम, आप जैसे हमारे साथ जुड़ते हो या हमारे साथ हो, तो ऑब्वियसली वी कीप ऑन अपडेटिंग। देखो हर चीज का टाइम आता है, वी डू इट विल रिमाइंड यू एवरीथिंग, बट हम रिमाइंड करने के पहले आपने करना चाहिए, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे कि एग्जाम फॉर्म फिल करना है भूल गए, डेट खत्म हो गई, 1 मंथ होता है एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए। अगर 1 मंथ में आप फॉर्म मतलब एग्जाम फॉर्म ओपन हो गए, पूरा मंथ खत्म हो गया, उसके बाद 1 वीक होता है डिलेड, लाइक लेट, विथ लेट पेमेंट फीस,
वो भी भूल गए, मतलब आप कितने केयरलेस हो. हाउ कैन आई से यू आर एलिजिबल टू अपेयर फॉर सीए एग्जाम्स? CAs are professional. You are like catering to your clients. मतलब आप क्लाइंट का काम लोगे और उसका जीएसटी का काम ले लिया, 30 नवंबर ड्यू डेट है, आप भूल गए उसका काम, तो वो क्लाइंट फिर से आपके पास आएगा क्या? सिंपल चीज है ना. सो अगर ऐसे एटीट्यूड है तो वो मेरे हिसाब से, मतलब अगर मैं हूं ना, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, अब मैं उनको क्या, हम स्टूडेंट है तो हम स्टूडेंट को बोलते नहीं, बट बैक ऑफ द माइंड रहता है ये नालायक है, ये क्या पास होगा. जिसको फॉर्म भरने की अक्ल नहीं है, जिसको समझ में नहीं आता है कि टाइम में फॉर्म भरना चाहिए, वो स्टूडेंट कैसे, अगर वो पास होते हैं ना, वो बोलते हैं ना डार्क स्पॉट होता है, एक पूरा व्हाइट है बोर्ड और उस पर डार्क स्पॉट है, वैसे वो है ना, वो प्रोफेशन पे दब्बा रहेगा. ऐसे लोग होने ही नहीं चाहिए पास. मैं तो खुद बोलता हूँ, आप भूल ही कैसे सकते हो? अगर 1 month and 7 days आपके लिए पे फॉर्म, और फॉर्म भरने की प्रोसेस, मां कसम बोलता हूँ 10 मिनट से ज्यादा नहीं है. तो कितने केयरलेस एटीट्यूड है. बच्चे बोलते हैं सर याद नहीं रहा, अरे याद कैसे नहीं रहा, और फिर से तो फॉर्म नहीं, तो 6 months फिर से आगे चला गया. तो इसलिए बी ए प्रोफेशनल. कोई चीजें ना, करियर के लिए तो प्रोफेशनल होना चाहिए, इतना मैं बोलता हूँ. घर वालों के साथ हम प्रोफेशनल नहीं रह सकते, मम्मी पापा के साथ, बट राइट, आप आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके क्लाइंट के साथ, जिनसे आप डील करते हो, एक्सटर्नल वर्ल्ड, बी अ प्रोफेशनल, डोंट बी इमोशनल. सो राइट, दिस इज योर श्योर. तो और इन बिटवीन ये जब आप करते हो तो यू हैव टू गो अंडर, लाइक आपको एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है 4 weeks की, वो करनी होती है. एंड राइट, वो आपको जब आप टाइम आ जाएगा तो आपको खुद होके पता चलेगा, उस पर मुझे डिप में जाना नहीं पड़ेगा. ठीक है. सो दिस इज योर ओवरऑल टाइम लाइन. नाउ अब मैं आता हूं, शायद से मैंने इन बच्चों के लिए यहाँ पे लिख के रखा था, राइट. ये नवंबर के लिए मैंने बोला था, नवंबर का जो था मेरे पास, तो आप यहाँ पे 1 साल ऐड कर दो हर जगह पे. मार्च 21 में आपकी सीए फॉर्म 12th की एग्जाम होगी, मार्च 21 में आपकी सीए की एग्जाम होगी, बराबर. फिर नवंबर 21 में आपका सीए फाउंडेशन होगा, नवंबर 22 में आपका सीए इंटर होगा. फिर यू विल गो थ्रू आर्टिकल ट्रेनिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड, आर्टिकलशिप 3 years. एंड नवंबर 25 में आपकी सीए फाइनल होगी, मतलब जनवरी 26 या फरवरी 26 यू विल बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट. जो मैंने अभी समझा ये सब चीजें, these are your milestones. This is a long term goal divided into small short runs, short term goals. Again, this is for students who are appearing 12th in the March 21. Again, अच्छा ठीक है, ये एक ओवरऑल कोर्स है, ये कोर्स स्ट्रक्चर है. 3 एग्जाम देने, 3 years की प्रैक्टिकलशिप, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है जो इन बिटवीन रहेगी. ठीक है, ध्यान देना. देन अब ये समझ लेना कि एग्जाम्स होते कैसे. मैं बोल रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, हर चीज में जो लिख के दे रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. फर्स्ट, सीए फाउंडेशन, ध्यान देना. सीए फाउंडेशन में लिखते जाओ कोई चीजें. सीए फाउंडेशन में, राइट, देयर आर 4 papers. आई विल एड्रेस ऑल द डाउट्स, मिल जाएंगे, डोंट वरी. सीए फाउंडेशन, देयर आर टोटल 4 papers, बराबर. 4 papers है. ऑफ एवरी पेपर, कोई भी एग्जाम का कोई भी पेपर उठाओ, ऑफ 100 marks. ठीक है, मतलब 400 marks, दैट इज 400 marks. 400 marks के पेपर्स हैं. देन पासिंग क्राइटेरिया, ध्यान देना. ईच पेपर 40%. हर पेपर में मिनिमम 40 marks होने चाहिए, 40 marks. एंड ओवरऑल एग्रीगेट 50%, that is 200 marks.
ओवरऑल ना, मतलब क्या, दिस इज एंड, नॉट और, दोनों कंडीशंस कंप्लाई होने चाहिए, C1 C2, कंडीशन 1 कंडीशन 2। एग्जांपल, देयर इज अ स्टूडेंट ए, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, he scored 40 40 40 40, हर पेपर में 40 है, बट ओवरऑल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, टोटल 160, आपको टोटल कितने चाहिए 200, देयरफॉर ही इज फेल। भले ही हर पेपर में पास है, भले ही हर पेपर में पास है, बट ओवरऑल वो फेल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हर पेपर में पास है। लाइक ऐसे क्रिकेट मैच होते हैं कि इतनी अच्छी मैच होती है ना, हारने वाले को भी बोलते हैं जीत गया, समझ में आ रहा है, जिसने दिल जीता, लाइक दैट, बट रिजल्ट वो हारा हुआ होता है। मैं वही बोल रहा हूँ, 40 40 40 40, हर पेपर में पास है, बट ओवरऑल यू आर फेल, देयरफॉर यू आर फेल, you have to again give all the 4 papers. Then B, this student who has scored 50 50, ऐसे लेता हूं, 60 60 60 and suppose 10, उसका टोटल स्कोर है, या 10 नहीं, मैं थोड़ा उसको आगे लेता हूं, सपोज उसको यहां पे 30 मार्क्स है, उसका टोटल स्कोर इज 210, उसका टोटल स्कोर 210 है, ओवरऑल वो पास है, बट सब्जेक्ट वाइज वो फेल है, देयरफॉर हिज रिजल्ट इज स्टिल फेल। मैं सीए फाउंडेशन की बात कर रहा हूं, स्टिल ही इज फेल, क्योंकि एक पेपर में वो फेल है, एक पेपर में ही हैज लेस देन 40 मार्क्स, उसको फिर से चारों पेपर देने होंगे, उसको फिर से चारों पेपर देने होंगे। आप बोलोगे सर इसमें 60, इसमें पास है, नो, यू हैव टू स्टिल अपियर ऑल द 4 पेपर्स। इंटर में, इंटर एंड फाइनल में अगर ऐसे रिजल्ट लगता है, तो जो भी पेपर्स में 60 या 60 से ज्यादा मार्क्स होते हैं, वो आपको फिर से रिपीट नहीं करने पड़ते। मतलब एग्जांपल, ये जो 20 स्टूडेंट है, उसको 3 पेपर में 60 से ज्यादा मार्क्स है, 60 या 60 से ज्यादा, तो उसको कोई भी 4 पेपर में से 2 पेपर्स, देखो 3 पेपर्स में उसको एग्जाम्शन है, 60 या 60 से अगर ज्यादा मार्क्स होते हैं तो उसको एग्जाम्शन बोलते हैं। एग्जाम्शन मतलब इट इज एज्यूम योर सफिशिएंट नॉलेज, राइट, ऑफ दैट पेपर, एंड यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपीयर दैट पेपर अगेन, फिर से आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये फाउंडेशन में नहीं है, ये इंटर में, बिकॉज इंटर में नंबर ऑफ पेपर ज्यादा है, फाइनल में वो है। मतलब अगर ये स्टूडेंट इंटर का है और उसने एक ही ग्रुप दे दिया, 4 पेपर का एक ही ग्रुप दे दिया, उसको 3 पेपर में 60 60 60 आ गया और पेपर में 30 आ गया, सर ही इज पास और फेल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इंस्टीट्यूट बोलती है 3 पेपर में 60 या 60 से ज्यादा है, तो 3 पेपर में तुझे एग्जाम्शन है। इंटर एंड फाइनल स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, फाउंडेशन नहीं। फाउंडेशन में वो फेल है, उसको चारों के चारों पेपर फिर से देने। इंटर एंड फाइनल में इंस्टीट्यूट बोलती है कोई भी 2 पेपर तू सिलेक्ट कर, 2 पेपर से ज्यादा तुझे एग्जाम्शन नहीं रहेगा, कोई भी 2 पेपर तू फिर से नहीं दे सकता, मतलब तुझे देने की जरूरत नहीं है, तो इट्स योर चॉइस। 3 पेपर में से 2 पेपर्स के लिए एग्जाम्शन ले लो, और फिर कोई भी 2 पेपर, सपोज वो बोलता मैं पेपर 1 पेपर 2 नहीं देना चाहता, फिर से मुझे एग्जाम्शन चाहिए, ठीक है, फिर तुझे पेपर 3 एंड पेपर 4 फिर से देना पड़ेगा। फाउंडेशन में चारों को चारों देने पड़ रहे हैं, इंटर में फिर 2 ही पेपर्स उसको देने पड़ेंगे। इंटर एंड फाइनल में एग्जाम्शन इज अ बेनिफिट। अगर आप किसी पेपर में 60 या 60 से ज्यादा लाते हो, तो नेक्स्ट 3 एग्जाम्स आपको वो पेपर देने की जरूरत नहीं, बाकी पेपर्स क्लियर करो। फाउंडेशन में एग्जाम्शन इज नॉट एप्लीकेबल, इसलिए एक भी पेपर लटक जाता है, आपको सब पेपर्स देने हैं। या अगर आप सब पेपर क्लियर करते हो बट 200 नहीं बनते, सब पेपर देने हैं। इंटर एंड फाइनल में थोड़ा बेनिफिट है, क्या बेनिफिट है, अगर किसी पेपर में 60 या 60 से ज्यादा मार्क्स आते हैं, तो नेक्स्ट 3 एग्जाम्स आपको वो पेपर देने की जरूरत नहीं, उतना बर्डन कम हो जाता है। फाउंडेशन में वो बर्डन कम नहीं होता। नेक्स्ट, सो फाउंडेशन में बच्चा फेल है, बट इंटर में यही बच्चे को क्या किया जाएगा, कोई भी 2 पेपर्स उसको बोलेंगे कि चल कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। अब अगर ये इंटर का बच्चा है, देखो हर पेपर में पास है,
बट उस ग्रुप में, बिकॉज वहां पे 400 के 2 ग्रुप होते हैं, 160 है, तो ये एग्रीगेट में फेल है, तो उसको चारों पेपर्स देने पड़ेंगे, क्योंकि किसी भी पेपर में 60 से ज्यादा नहीं है। अगर किसी पेपर में 60 से ज्यादा होते, लाइक एग्जाम्पल इसमें 60 होते सपोज, या मैं अलग एग्जाम्पल लेता हूं, सी 60 40 40 40, हर पेपर में पास है, हर पेपर में पास है, ध्यान देना, ठीक है। 60 40 40 40, अगर आप हर पेपर ऐसे, ये फाउंडेशन का बच्चा है, टोटल कितनी आ गई इसके 180, ही इज फेल, ही इज फेल बिकॉज 200 नहीं बने, एंड उसको सब पेपर्स देने चारों के चारों। बट अगर यही इंटर का बच्चा है तो उसको ये पेपर देने की जरूरत नहीं, उसको खाली कितने पेपर्स देने, 3 पेपर्स, खाली कितने पेपर्स देने, 3, और उसको 200 ओवरऑल लाने, इसके 60 मार्क्स फ्रीज हो गए। चलो इस पेपर में 60 लिया जाएगा नेक्स्ट एग्जाम के लिए, नेक्स्ट 3 एग्जाम के लिए इस पेपर में 60 है, ऐसे। सो थोड़ा इंटर में बेनिफिट्स, इंटर और फाइनल में बेनिफिट ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू फाउंडेशन, बिकॉज फाउंडेशन इज अ फिल्टर, सबको उनको लेके नहीं जाना है आगे, जो इलिजिबल है उनको आगे लेके जाना है और फिर उनको बेनिफिट देना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, लाइक उनको जो फाउंडेशन क्लियर होते हैं तो उनके हिसाब से दे आर इलिजिबल टू बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आगे जाके आपको बेनिफिट मिलेंगे। फाउंडेशन में बेनिफिट नहीं है, फाउंडेशन में नेगेटिव मार्किंग है, इंटर फाइनल में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फाउंडेशन में एग्जाम्शन नहीं है, इंटर एंड फाइनल में एग्जाम्शन क्राइटेरिया एप्लीकेबल है। इंटर में ग्रुप्स है और सेटअप का भी कंसेप्ट है, इंटर एंड फाइनल में बेनिफिट ज्यादा है। एक बार आप फाउंडेशन क्लियर करते हो तो आपकी जर्नी इजी हो जाती है। फाउंडेशन इज डिफिकल्ट, ऑब्वियसली एवरी लेवल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज डिफिकल्ट। जब आप इंटर देने जाओगे आपको फाउंडेशन इजी लगेगा, जब आप फाइनल देने जाओगे आपको इंटर इजी लगेगा, जब आप सीए बनोगे तो आपको फाइनल इजी लगेगा, बिकॉज हम ग्रो होते रहते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रीवियस लेवल्स बिकम्स इजी, लाइक आज आपको 10th इजी लगेगा ऑन सिमिलर बेसिस, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। बट एक बच्चा है एसएस डी, दिस स्टूडेंट नेम डी, 50 मार्क्स 50 मार्क्स 50 मार्क्स 50 मार्क्स 200 मार्क्स, हर पेपर में 40 से ज्यादा है, 40 या 40 से ज्यादा, ओवरऑल 200, ही इज ए पास। और मैं बच्चों को बोलता हूं ये आपका टारगेट होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे हर पेपर में 50 आ जाए, इतना टारगेट रखो थ्रू आउट सीए, थ्रू आउट सीए, हर पेपर में मुझे 50 मार्क्स लाने हैं। आप अपने आप पास हो गए, बिकॉज हर पेपर में 40 आ गए एंड हर पेपर में 50%, मतलब ओवरऑल 50% आ गए आपके, यू आर पास। पासिंग बहुत सिंपल है। आप बच्चा बोलेगा सर 50% ही मार्क्स लाने, इजीली पास हो जाएंगे। यस, अगर आप पढ़ाई करोगे, पासिंग सिंपल है। बट फिर भी बच्चे पास नहीं होते बिकॉज ऑफ देयर एटीट्यूड। उनका क्या होता है, एक ही सब्जेक्ट लेके पढ़ाई करना, जो मुझे अकाउंट्स पसंद है मैं खाली अकाउंट्स करूंगा, मुझे टैक्स पसंद है मैं खाली टैक्स करूंगा, बाकी इग्नोर करते हैं। बिकॉज एक भी पेपर में आप फेल हो तो आप फेल हो, तो आपको लोप साइड स्टडी नहीं करनी है, आपको बैलेंस स्टडी करनी है। यू हैव टू गिव इक्वल वेटेज, ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज। कोई सब्जेक्ट इजी होते हैं तो उनको थोड़ा कम टाइम में भी हो जाते हैं, बट उनमें स्कोर होना चाहिए, जो इजी है उनमें स्कोर होना चाहिए। उनमें फिर आपको 70-80 मार्क्स आनी चाहिए, उसमें जितना ज्यादा आएगा बाकी पेपर्स पे बर्डन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है ई 90 90 90 एंड 39, सीए फाउंडेशन का बच्चा है, देखो कितना अच्छा है पढ़ाई में, 90 90 90 एंड एक पेपर में 39 आ गया। भले उसका मोर देन 200 स्कोर है, स्टिल ही इज अ फेल। व्हाई? बिकॉज एक पेपर उसका क्लियर नहीं हुआ है। तो इसने 3 पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट एक पेपर उसने इग्नोर किया, एक पेपर की वजह से इन पेपर्स को भी वो फेल हो गया। तो उससे बेटर ये बच्चा है ना। इंस्टीट्यूट बोलती है डी इज बेटर देन ई। आप हंसोगे, बोलेगे सर 3, देखो ना इसके मार्क्स कितने तगड़े हैं, ओवरऑल उसके 200 से ज्यादा मार्क्स है, 270 प्लस 39, 270 प्लस 39, 309 मार्क्स है उसके। इंस्टीट्यूट बोलती है 200 इज बेटर देन 309, एंड इंस्टीट्यूट 200 वाले को पास करती है और 309 वाले को फेल कर रही है, बिकॉज उनके हिसाब से दिस डी नोज दैट एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, every subject has a equal weightage, and E
इग्नोर्स वन सब्जेक्ट, मतलब वो ऐसा डॉक्टर हो गया उसको खाली घुटने का पता है, दिमाग का नहीं। ऐसे डॉक्टर्स उनको नहीं पास करने, उनको वो करने जिनको ओवरऑल नॉलेज रहे। समझ में आ रहा है? तो वही तो इंस्टीट्यूट डी को पास करती है और ई को फेल करती है। तो आपको किस कैटेगरी में जाना है? आपको उस कैटेगरी में जाना है जहां पे आप पास हो। तो देखो ना, 200 वाला आगे चला गया एंड 309 वाला पीछे रह गया। तो वही बोलता हूं, यहाँ पे ये नहीं देखा जाता आपके मार्क्स कितने, खाली इतना देखा जाता है आर यू पास और फेल, दैट्स इट। ई इज ए फेल, ई नहीं बोल सकता मुझे 309 है, अरे तेरा रिजल्ट फेल है। और डी 200 पे भी पास है। ये एग्जाम्स ऐसे नहीं इंजीनियरिंग वाला वगैरह कि ज्यादा मार्क्स मतलब ज्यादा बेनिफिट, नो, वंस यू आर पास यू आर पास। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेना, राइट? आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, ठीक है? आगे नेक्स्ट, सो ये इंपॉर्टेंट है। सो सीए फाउंडेशन, और यही क्राइटेरिया आपको इंटर और फाइनल में रहता है, इंटर एंड फाइनल में विद सम चेंजेस। लाइक मैंने बोला वहां पे एग्जाम्शन रहता है, राइट? अब मैं एग्जांपल देता हूं सीए इंटर, इंटर का ग्रुप 1 ग्रुप 2, 4 पेपर्स 400 मार्क्स 400 मार्क्स। आपको इसमें 60 60 60 60 आ गए, 4 पेपर्स में 240 आ गए। कितने चाहिए थे? ग्रुप ऑन ग्रुप देखा जाता है रिजल्ट। यू अपेयर्ड बोथ द ग्रुप साइमल्टेनियसली, आपने आटो के आटो पेपर एक ही टाइम दे दिए साइमल्टेनियसली। टोटल 8 पेपर्स होते हैं, ऐसे फाइनल के लिए भी 8 पेपर्स। एक ग्रुप में आपको हर पेपर में, सपोज मैं एज्यूम करके चलता हूँ 60 60 60 60 240 आ गए, और इस पेपर में ग्रुप 2 में 40 40 40 40 आ गए, टोटल आ गए 160। ग्रुप वाइज देखो, ये ग्रुप आप पास हो, क्यों? बिकॉज हर पेपर में 40 है और ऑल 200 से ज्यादा है, पास। या इस ग्रुप में आप फेल हो, वाई? बिकॉज हर पेपर में भले आप पास हो, आपके 200 नहीं बने। तो इंस्टीट्यूट क्या करती है इंटर और फाइनल में, इसमें कितने ज्यादा है आपको? 40 ज्यादा है, 200 से ज्यादा कितना है? 40, दे ट्रांसफर हियर और बोलते हैं +40 200 यू आर पास। अब दोनों ग्रुप पास हो। एक ग्रुप में 200 से ज्यादा है, दूसरे ग्रुप में 200 से कम है, इसमें जितना ज्यादा है वो दूसरे ग्रुप में ट्रांसफर कर देंगे। एंड अगर वो ट्रांसफर होने के बाद अगर आपके इसमें 200 बन रहे, यू आर पास्ड इन बोथ द ग्रुप्स, आप दोनों ग्रुप पास हो। ग्रुप 1 पास है, ग्रुप 2 फेल है, बट सेट ऑफ, इसको बोला था सेट ऑफ मैकेनिज्म। एक में जो ज्यादा है दूसरे में कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, प्रोवाइडेड आप दोनों ग्रुप साथ में दे दो। ऑब्वियसली ये बेनिफिट किन के लिए होता है? अगर आप दोनों ग्रुप साथ में देते हो, इसलिए बहुत बच्चे बोलते हैं सर हम दोनों ग्रुप साथ में देंगे, बिकॉज एक ग्रुप में अगर ज्यादा मार्क्स आते हैं 200 से, वो दूसरे ग्रुप में कैरी फॉरवर्ड होगा। ये है सेट ऑफ मैकेनिज्म। देखो इंटर और फाइनल में कितने बेनिफिट है, एक है एग्जाम्शन का बेनिफिट, अगर किसी पेपर में 60 से ज्यादा मार्क्स आ गए, आपको फिर से देने की जरूरत नहीं, भले आप बाकी पेपर में फेल हो जाओ। दूसरा, निगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ, फाउंडेशन में 50% मार्क्स एमसीक्यू बेस्ड है, इंटर एंड फाइनल में 30% ऑफ एंटायर मार्क्स आर एमसीक्यू बेस्ड। मतलब फाउंडेशन 400 मार्क का है, 200 मार्क्स एमसीक्यू बेस्ड है विद निगेटिव, इंटर एंड फाइनल 800 मार्क्स का है, 30% 240 मार्क्स हर टाइम एमसीक्यू बेस्ड है विदाउट निगेटिव मार्किंग। देखो वहां पे बेनिफिट, निगेटिव मार्किंग नहीं मतलब बेटर। फाउंडेशन में एग्जाम्शन नहीं, वहां पे एग्जाम्शन है, वहां पे सेट ऑफ भी है। इसलिए बच्चे बोलते कि सर फाउंडेशन निकल गए तो हम आगे निकल जाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो ये होता है, लाइक सेम फॉर फाइनल। हाँ, अगर आप दोनों ग्रुप साथ में देते हो तो एग्जाम सेट ऑफ का क्राइटेरिया है, एग्जाम्शन तो कभी भी रहेगा इंटर फाइनल में। सेट ऑफ का क्राइटेरिया, एक ग्रुप में जितना आते हैं, और बहुत बच्चे ऐसे पास होते हैं, बहुत सारे बच्चे इस कैटेगरी में पास होते हैं। जो भी रिजल्ट देखोगे ना, मैक्सिमम बच्चे इस कैटेगरी में पास होते हैं। एक में ज्यादा लाते हैं, वो दूसरे ग्रुप में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, दे मेक 400। ओवरऑल कितने हो गए? यहाँ पे 240, यहाँ पे 160, इट इज 400 आउट ऑफ 800, 50%। विथ एवरी पेपर 40 मार्क्स यू आर पास। ऑब्वियसली हर पेपर में 40 तो मिनिमम होने चाहिए। ऐसे
इसके बारे में यू विल लर्न इन डिटेल, जैसे जैसे आप उस एग्जाम के लिए तैयारी करोगे आपको हर चीज समझ में आएगी, नहीं समझ में आता तो भी चलेगा, वैसे कुछ नहीं। सो मैं वही समझा रहा हूं कि फाउंडेशन निकल जाओगे तो आगे की जर्नी थोड़ी इजी रहेगी। नेक्स्ट, सो हमें फाउंडेशन में 4 पेपर देने, 400 मार्क के। ईच पेपर के लिए आपको 40 मार्क चाहिए, एग्रीगेट 50% चाहिए। तो मैं बच्चों को बोलता हूँ हर पेपर में 50 मार्क्स ला लो, 50% ला लो, आप पास हो जाओगे। दूसरा, अब मैं यहां पे आता हूं, ध्यान देना, ठीक है? बिकॉज बिफोर वी स्टार्ट वी मस्ट नो कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है। बिकॉज हमें पता है सी अच्छा है, लेकिन उसमें क्या है अगर यही नहीं पता है तो हम पास कहां से होंगे? ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी। ओके, देयर आर 1-2 क्वेश्चंस, आई विल टेक दोस क्वेश्चंस। किसने लिखा है सर, एक मिनट, मैं बोलता हूं, एक सेकंड। सर अगर हमने इंटर में फर्स्ट ग्रुप क्लियर कर दिया एंड सेकंड रह गया तो दोनों ग्रुप वापस देने होते हैं? नहीं नहीं, ग्रुप ऑन ग्रुप होता है, वही मैं बोल रहा हूं। अगर आपका सपोज ग्रुप, दोनों ग्रुप आपने एग्जाम के लिए दे दिए और एक ग्रुप पास हो गया दूसरा फेल हो गया, तो आपको खाली दूसरा ग्रुप देना है, ना कि पहला। मतलब इंटर एंड फाइनल इज टू फाउंडेशंस, चार चार के दो। इंटर इज ऑफ 2 फाउंडेशंस, फाइनल इज ऑफ 2 फाउंडेशन, चार चार के दो। एक ग्रुप क्लियर होता है तो फिर से नहीं देना होता, ठीक है? वैसे आगे, लेकिन फाउंडेशन अगर एक भी पेपर रहेगा तो आपको पूरे एग्जाम देने होते हैं। वहां पे ग्रुप ऑन ग्रुप देखा जाता है, इंटर एंड फाइनल में ग्रुप एंड ग्रुप देखा जाता है, ऐसे। आगे, सर, यस सर, यू क्लियर बोथ द ग्रुप्स? यस, आई एम फर्स्ट अटेम्प्ट स्टूडेंट, मैंने हर चीज फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर की है। मेरे फैमिली में आई एम 24th चार्टर्ड अकाउंटेंट, 24th चार्टर्ड अकाउंटेंट, 25th चार्टर्ड अकाउंटेंट इज इन प्रोग्रेस, ही इज इन सीए फाइनल, ठीक है? आई एम 24th, एंड वो 24th में से आई एम द ओनली वन हु क्लियर एवरीथिंग इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, एवरीथिंग इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। देन आगे, सर while giving practical training we will be allocated by pass only or they will see our marks also। देखो, अगर 2 स्टूडेंट्स है, दोनों, और वैकेंसी एक ही है, और सपोज आप सीए हो और आपको 2 बच्चों में से एक लेना है, तो आप क्या चेक करोगे? आप सोचो ना, दोनों पास है, दोनों में से एक एक को लेना है, तो आप बाकी भी चीजें देखोगे ना, उसका पर्सनैलिटी कैसे है वो, राइट? क्या बोलते हैं उसके मार्क्स कैसे है, उसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसे है, उसकी सिंसियरिटी कैसे है, तो वो सब चीजें देखी जाएगी, ठीक है? तो मार्क्स भी, इसलिए तो मार्क्स को भी थोड़ा फॉर इंपॉर्टेंस रहता है, ठीक है? आगे, आगे लिखा है, अरे आई विल एड्रेस, डोंट वरी, मटेरियल वगैरह क्या करना है सब चीजें बोलता हूँ, डोंट वरी एट ऑल। सो मैंने बोला आपको ये सब चीजें मैंने डिस्कस की है। अच्छा, अब मैं आता हूँ हमारे सिलेबस पे। कौन से सिलेबस पे? सीए फाउंडेशन के सिलेबस पे आता हूँ, ध्यान देना। और किसके लिए क्या रेफर करना है ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है, इन डिटेल में। देखो आगे, देयर आर बेसिकली 4 पेपर्स इन सीए फाउंडेशन। कितने पेपर्स है? 4 पेपर्स इन सीए फाउंडेशन। पेपर 1 ऑफ अकाउंट्स, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, ऑफ 100 मार्क्स, सब्जेक्टिव। 100 मार्क्स में से मिनिमम एंड मैक्सिमम ऐसे रेंज दिए, मिनिमम 5 मार्क्स टू मैक्सिमम 20 मार्क्स थ्योरेटिकल रहेगा, लाइक राइट द डिफरेंसेस, शॉर्ट नोट्स वगैरह, मिनिमम टू मैक्सिमम, एंड देन मैक्सिमम टू ऐसे, ठीक है? ये मिनिमम है, मैक्सिमम है, मिनिमम मैक्सिमम, ऐसे दोनों मिला के 100 होना चाहिए। देखो ऐसे 100 होना चाहिए, कैसे? इसका मिनिमम एंड इसका मैक्सिमम 100 होना चाहिए, एंड इसका मैक्सिमम इसका मिनिमम 100 होना चाहिए, ऐसे। देखो आप क्या बोल रहे हैं, जो हमारा अकाउंट्स का पेपर 100 मार्क्स का है, जो हमारा पेपर 100 मार्क्स का है अकाउंट्स का, से, राइट? ओके, समवन प्लीज म्यूट, ओके, लेट मी चेक। ओके, ओके, 5 to 20 मार्क्स, 5 मार्क्स to 20 मार्क्स इज थियोरेटिकल। इसका मतलब ऑलमोस्ट 80 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहेगा, सब्जेक्टिव पेपर। सो दिस इज योर पेपर 1। ये पेपर मैं लेता हूं, ये मेरे पास रहता है, पूरा 100 मार्क्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास है। पेपर 2 इज
डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, 60 मार्क्स एंड 40 मार्क्स, एंड प्रॉपर पेपर मिलता भी ऐसे 2A एंड 2B, ऐसे पेपर्स होते हैं. मतलब इट विल बी डिवाइड इनटू टू पार्ट. जैसे आपका 10th में आई थिंक एक मैथ्स एंड ज्योमेट्री ऐसे कुछ तो होता था 50-50. ऑन सिमिलर बेसिस पार्ट ए पार्ट बी. 60 मार्क्स इज ए बिजनेस लॉज. इसमें हमें 5 लॉज सीखने, 5 लॉज. फर्स्ट लॉ इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 इन डिटेल. दूसरा लॉ है सोगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट सोगा 1930, सब अंग्रेजों के जमाने के ऑलमोस्ट. तीसरा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन डिटेल. ये तीनों लॉज डिटेल में, कंप्लीट लॉ है हमारे सिलेबस में, कंप्लीट. फोर्थ लॉ इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप 2008, कंप्लीट लॉ. एंड फिफ्थ लॉ इज कंपनीज एक्ट 2013. वो फाउंडेशन में थोड़ा है, इंटर में थोड़ा है, और रिमेनिंग फाइनल में, तीनों लेवल्स में कंपनीज लॉ है. ऐसे 5 लॉज सीखेंगे. उसमें से 2 laws are taken by काजल मैम, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सोगा. 1 law पार्टनरशिप मैं लेता हूं. 2 laws LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड कंपनीज आर टेकन बाय अभिषेक सर. So 60 marks का bifurcation है. Everyone is taking their respective domain. Then business correspondence and reporting, BCR. This is right for 40 marks. ड्राफ्टिंग वगैरह बहुत सारी चीजें रहती है कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट्स. वो 40 मार्क्स ये मेरे इंटर में था, ये 40 मार्क्स मेरे इंटर में था. अब वो फाउंडेशन में उन्होंने शिफ्ट किया है. राइट, आप देखोगे पूरा का पूरा थियोरेटिकल है. सो दिस इज पेपर 2, दिस इज पेपर 1. नेक्स्ट पेपर 3 is divided into 3 parts. These 2 are subjective. Paper 1, paper 2, accounts and law are subjective. लिखना है proper. Next to paper 3 and paper 4 are objective types. Business mathematics is for 40 marks. Pure mathematics, जो non mathematics students हैं उनको डर रहता है हमेशा कि सर हम क्लियर होंगे नहीं होंगे. 100 में से खाली 40 मार्क्स प्योर मैथ्स है, और उसमें भी ट्रिगो वगैरह नहीं है. डेरिवेटिव्स है, आई डू एग्री, डेरिवेटिव्स है, इंटीग्रेशन है, बट मोर इंपॉर्टेंस इज टू द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. एन्युटी, इंटरेस्ट वगैरह उन पे ज्यादा फोकस है. तो पास होना डिफिकल्ट नहीं है. लॉजिकल रीजनिंग कोई भी निकाल सकता है. लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स, मैं तो बोलता हूँ 20 मार्क्स में से 20 आने चाहिए बच्चों को. फिर स्टैटिस्टिक्स इज 40 मार्क्स. सो जो नॉन मैथ्स है उनके लिए 60 मार्क्स इजी है. 60 में से 30 लाओ, एंड इस 40 में से 10 भी लाते हो तो भी आप पास हो रहे हो उस पेपर में. नॉन मैथ्स वालों की, मैं तब था स्टूडेंट, तब नॉन मैथ्स वालों की लगती थी, बिकॉज 100 का 100 मैथ्स होता था. ठीक है, 100 का 100 क्या होता था, मैथ्स होता था. अब मैथ्स खाली 40% है, 60% नॉन मैथ्स है. स्टैटिस्टिक्स इज डिस्क्रिप्शन. ट्राई टू अंडरस्टैंड. स्टैटिस्टिक्स आपके इको में भी है, आपने देखा होगा, 11th के इको में था, 12th के इको में आने वाला है. राइट, सो स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग नॉन मैथ्स बच्चों के लिए पॉजिटिव चीज है. जिनका मैथ्स है उनको तो हर चीज इजी लगेगी फिर. ठीक है, पेपर 3 इसमें निगेटिव मार्किंग होती है. इसमें निगेटिव मार्किंग, इस पेपर में निगेटिव मार्किंग है. दिस एंटायर पेपर इज टेकन बाय मयूरी मैम. दिस एंटायर पेपर इज टेकन बाय मयूरी मैम. नंबर 4, again taken by me, business economics and BCK, business and commercial knowledge. राइट, 50 मार्क्स 50 मार्क्स दोनों मिला के 100 मार्क्स. अगेन एमसीक्यू बेस्ड. सो 200 मार्क्स सब्जेक्टिव है, 200 मार्क्स ऑब्जेक्टिव है. हर पेपर में आगे से याद रखो कि हमें 50 मार्क लाने, भूल जाओ 40% एंड 50%. हर पेपर में 50 लाने मिनिमम. उसमें से आप देखोगे सर इतना डिफिकल्ट नहीं है डिफिकल्ट हर पेपर में 50 मार्क्स लाना. सच्ची बोलता हूं, सच्ची बोलता हूं, डिफिकल्ट नहीं है, बट हम पढ़ाई नहीं करते, ये प्रॉब्लम है. बिकॉज आप बोलोगे हम तो पढ़ाई करते, अरे आप 12th की पढ़ाई करते हो, 12th जैसी पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करते हो, बट किसके जैसे, 12th की जैसे, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 12th की जैसे, जिसको कोई जरूरत नहीं है पढ़ाई की. वो ऐसे देखा जाए तो ऐसे नहीं है. वैसे पढ़ाई अगर आप प्रोफेशनल एग्जाम के लिए करोगे तो कैसे पास होगे. एग्जाम्पल
एग्जाम्पल, अगर आपको बुमराह को फेस करना है, तो आपको प्रिपरेशन कौन से लेवल का लगेगा? एंड अगर आपको हार्दिक पांड्या को फेस करना है तो दोनों में डिफरेंस है ना, दोनों बॉलिंग डाल रहे, प्रिपरेशन कहाँ पे ज्यादा लगेगा? बुमराह के लिए वो यॉर्कर डालेगा, वो बाउंस डालेगा, उसका स्पेस ज्यादा होगा, वेरिएशंस रहेंगे, तो प्रिपरेशन अलग रहेगा ना। अगर आपको बैटिंग करनी है अगेंस्ट हार्दिक पांड्या, अगेंस्ट बुमराह, तो प्रिपरेशन वैसे ही है ना। एग्जाम चेंज हो गया तो प्रिपरेशन का लेवल चेंज हो गया, कमिटमेंट का लेवल चेंज हो गया, डेडिकेशन का लेवल चेंज हो गया। अगर बुमराह के लिए हार्दिक पांड्या जैसे तैयारी करोगे, जैसे पांड्या को फेस कर रहे हैं वो बोल के अगर बुमराह के लिए फेस करने जाओगे, आप वो आपको यॉर्कर डाल के बोल्ड कर देगा वो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वही तो है ना। एग्जाम्पल, आपको घर से परमिशन चाहिए, आपको पता होता है मम्मी के साथ क्या बात करनी, पापा के साथ क्या बात करनी है। आप मम्मी के साथ जो बात करनी पापा के साथ करोगे तो काम नहीं चलेगा, और पापा के साथ जो बात करनी मम्मी के साथ बात करेगा तो नहीं चलेगा। पापा जनरली पूछते नहीं, बट मम्मी हर चीज पूछती है, तो मम्मी के लिए हमें ज्यादा आंसर देने, तो प्रिपरेशन वैसे होनी चाहिए। तो ऑन सिमिलर बेसिस देयर आर टू एग्जाम्स, दोनों एग्जाम्स का रिक्वायरमेंट अलग है, कमिटमेंट अलग है, प्रिपरेशन अलग है, और हम उसमें गफलत करते हैं। बच्चे पढ़ते नहीं, ये नहीं बोल रहा हूं मैं, बच्चे पढ़ते हैं, राइट राइट, बच्चे हर चीज पढ़ते हैं, हाउएवर राइट, उनका पढ़ने का तरीका गलत होता है। जब ये दोनों पेपर्स एमसीक्यू बेस्ड हैं तो इनको एमसीक्यू की नजर से देखना चाहिए, और जब ये सब्जेक्टिव है तो यहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप बच्चे क्या करते पता, इसको भी एमसीक्यू टाइप सॉल्व करना स्टार्ट कर देते, अकाउंट्स का डायरेक्टली आंसर लाएंगे, अरे उसको प्रेजेंटेशन को मार्क्स है, या 12th का पैटर्न फाउंडेशन में लगाएंगे, नहीं होता। एवरीथिंग इज एट इट्स ओन प्लेस। नेक्स्ट, एंड इतना पूरा कंप्लीट करने के लिए वी हैव ऑलमोस्ट 1.5 year, एंड साइमल्टेनियसली वी आर आल्सो परस्यूइंग 12th। मैं 12th को भी इंपॉर्टेंस देता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो अब भी हम क्या कर रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड वी सब्जेक्ट्स वी आर गोना स्टार्ट। एक तो अकाउंट्स ऑब्वियसली हम स्टार्ट करेंगे बिकॉज अकाउंट्स इज वास्ट, तो अकाउंट स्टार्ट करेंगे, एंड इको भी हम स्टार्ट करेंगे। इको में से राइट, अभी मैं ये फाउंडेशन की या राइट थर्ड बैच में ले रहा हूं, मतलब थर्ड बैच हो चुकी है, यूर बैच इज द फोर्थ बैच। तो जनरली मैंने अभी तक क्या किया कि आई हैव ऑलवेज स्टार्टेड विद अकाउंट्स एंड इको एंड विथ लॉ, विथ लॉ। मैं ये 12th के साथ चलाता हूं, ये तीनों मैं मैथ्स नहीं लेता, उसके पीछे एक लॉजिक है, मेरा लॉजिक है। क्योंकि बच्चे है ना, गलती क्या करते हैं पता है, राइट, बच्चों का गलती होती है, वो फाउंडेशन मैथ्स में कैलकुलेटर यूज करते हैं, वही वो 12th में करते हैं और 12th में मार खाते हैं। इसलिए मैं 12th अकाउंट दोनों लेवल पे सेम है, अकाउंट दोनों लेवल पे सेम है, ठीक है। सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तो प्रॉब्लम नहीं आता। इको राइट, अगर आप साइमल्टेनियसली दोनों करते हो तो आपको दोनों के लिए 12th का इको फाउंडेशन में हेल्प करेगा, फाउंडेशन का इको 12th में हेल्प करेगा, बट दोनों के लिए पर्सपेक्टिव बहुत अलग है। फाउंडेशन इको महाराष्ट्र बोर्ड बहुत अलग है, उनका रिक्वायरमेंट अलग है, सीए फाउंडेशन का इको का भले ही सिलेबस आपको सेम लगे, बट रिक्वायरमेंट दोनों की अलग अलग है। ये ऑब्जेक्टिव है, वो सब्जेक्टिव है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वहां पे आपको लाइन टू लाइन पता होनी चाहिए, हर चीज आपको लिखनी होगी, और इसमें लाइन टू लाइन पता हो कि आपको हर चीज लिखनी नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। दोनों का अप्रोच अलग है। आपको 12th इको में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, फाउंडेशन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो अप्रोच अलग है। उसके बाद जनरली हम 3 में स्टार्ट करता हूं, वैसे भी वी हैव सफिशिएंट टाइम, ऐसे नहीं कि टाइम नहीं है। उसका रीजन है कि एट द सेम टाइम यू आर गोइंग टू कॉलेज एंड एवरीथिंग। मैं चारों पेपर स्टार्ट नहीं करता, उसके पीछे मेरा लॉजिक है, मेरा पर्सनल ऐसे मानना है कि अगर मैं चारों स्टार्ट भी करता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो आप 12th भी कर रहे हो, फाउंडेशन भी कर रहे हो, यहाँ पे ऐसे बच्चे हैं कि जिनको कॉलेज कंपल्सरी होता है, स्कूल जाना ही पड़ता है, एंड वी हैव सफिशिएंट टाइम। तो मैं 12th के बाद राइट लाइक बाकी लॉ एंड बाकी हम मैथ स्टार्ट कर देते हैं, उसके पहले मैं मैक्सिमम चीजें खत्म कर देता हूं, ठीक है। सो एंड दैट हैज गिवन मी रियली गुड। मैथ्स में 12th के बाद स्टार्ट करता हूँ, मैथ्स में अब भी स्टार्ट ही नहीं करता हूँ, बिकॉज मैथ प्रॉब्लम क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम
दिसंबर 31 दिसंबर को रुकेंगे 2020 को, फिर हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल 25 ऑफ मार्च 2022 2021। तो यहाँ पे 2.5 मंथ्स का ब्रेक पड़ता है बिकॉज ऑफ बोर्ड्स। बच्चे मैथ्स भूल जाते हैं, अकाउंट्स याद रहता है, इको याद रहता है, ये भूल जाते हैं, मैथ्स भूल जाते हैं, लॉ भी भूल जाते हैं। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि लॉ 12th में नहीं है, बराबर ना। तो 2.5 मंथ्स खाली 12th पे फोकस है, दिन रात 12th कर रहे हो, पूरा भूल जाते हैं। इसलिए मैं लेता हूं वो सब्जेक्ट जो याद रहे, उसमें होता है अकाउंट्स एंड इको एंड लॉ में से मैं जनरली जो मैं लॉ लेता हूं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, क्योंकि वो 12th में भी आप पार्टनरशिप के थ्रू कर रहे हो, वो प्रैक्टिकल है ना। इसलिए मैं अगर स्टूडेंट होता तो मैं क्या करता, उस एंगल से मैं क्लासेस कंडक्ट करता हूं, मैं खुद मुझे आपकी जगह पे रखता हूं और मैं फिर लेता हूं। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ले लेता हूं तो 2 मंथ्स के बाद यू फॉरगेट एवरीथिंग बिकॉज लॉ रिक्वायर्स कंटिन्यूअस रीडिंग। आप लोग हम 2.5 मंथ्स पढ़ाई करेंगे, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड्स। आप मुझे तभी बोलना स्टार्ट करते हो दिसंबर में, सर 31 दिसंबर तक मत लेना, 15 दिसंबर ही करो। ये मेरा एक्सपीरियंस है, सब बच्चे बोलना करते हैं बिकॉज सर हमें कॉलेज में वाइवाज है, कॉलेज में प्रैक्टिकल सबमिशन है, हमें बोर्ड्स का प्रीलियम की तैयारी करनी है, सर अब फाउंडेशन रुकते हैं और 12th पे फोकस करते हैं। यही आप ही बच्चे बोलना स्टार्ट करोगे। मैं तो जितना मेरा टारगेटेड है मैं तो नवंबर एंड तक ही खत्म कर देता हूँ और फिर मैं दिसंबर में रिवाइज करते बैठता हूँ। जो भी मैंने 4-5 मंथ सिखाया वो मैं दिसंबर में रिवाइज करता हूँ, सो दैट एक जब मैं एक स्टॉप ले लूंगा, एक पॉज ले लूंगा, पॉज स्टॉप नहीं बोलूंगा, पॉज करूंगा, तब आपने अभी तक जो सीखा है वो आपका सब रिवाइज हो जाए। तो फिर 2.5 मंथ्स के बाद जब हम फिर से स्टार्ट करेंगे 12th बोर्ड के साथ विथ 100% कॉन्सेंट्रेशन ऑन सीए फाउंडेशन, हम बाकी बच्चों से बहुत आगे रहेंगे बिकॉज बाकी बच्चे जो 12th के बाद स्टार्ट करेंगे और हमने जब स्टार्ट किया होगा हमारे ऑलमोस्ट एक पेपर कंप्लीट हुआ होगा 100 मार्क्स का एंड दूसरा पेपर ऑलमोस्ट हमारा 40-45 मार्क्स का डन हुआ होगा, जिनका नहीं। हर पेपर में 2-2 चैप्टर कंप्लीट करूं हर सब्जेक्ट के, उससे बेटर है एक पेपर अगर पूरा कंप्लीट हो जाता है मेरा तो मेरा टेंशन खत्म हो जाता है एज ए स्टूडेंट। अगर मैं एग्जांपल मैंने अकाउंट्स का 50 मार्क्स का कंप्लीट कर दिया तो आपको आपको पता है मेरा 50 मार्क्स का कंप्लीट, वही मैं हर इसमें 2-2 लेता हूं तो हर एक का 20-20 मार्क्स का कंप्लीट होने से बेटर है एक पेपर का 50-60 मार्क्स कंप्लीट हो जाए, दो पेपर्स के 50-60 मार्क्स कंप्लीट हो जाए, बिकॉज आपको दो पे ही फोकस करना है और अच्छे से फोकस करना है। देखो परफेक्शन लाना है हमें, और फिर 12th के बाद कोई कमिटमेंट नहीं, बोर्ड्स की कॉलेज की कमिटमेंट नहीं, कुछ नहीं, खाली और खाली हमें फाउंडेशन करना है। तो वहां पे तो इफिशियंसी ज्यादा रहती है और फिर वहां पे मैं लेके आता हूँ मैथ्स वगैरह बिकॉज देयर आर मैक्सिमम स्टूडेंट्स हु आर नॉन मैथ्स एज वेल, उनका 12th का भी टेंशन और इसका भी टेंशन है, तो उनके लिए वो टेंशन निकाल दो। और ये मैं मेरे हिसाब से करता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसमें मैंने बहुत सोचा है, विथ माई एक्सपीरियंस हम ऐसे करते हैं। दूसरी बात आगे, सो क्या स्टार्ट होगा, कैसे स्टार्ट होगा, मोर देन दैट माई सिलेबस गेट्स विद इन विद इन द शेड्यूल। एग्जाम्पल जो बच्चे तुम्हारे एक साल सीनियर है और तुम्हारे जैसे जिन्होंने क्लास स्टार्ट किए, आज उनका अकाउंट्स नवंबर का एक ही चैप्टर बाकी है, सब कंप्लीट हुआ है। आज मैं जून एंड की बात कर रहा हूं, अक्टूबर नवंबर में एग्जाम है। आपके जैसे जिन्होंने स्टार्ट किया है, आपके जैसे आज से मतलब 12th के साथ, मेरा अकाउंट का सिलेबस 100 मार्क्स उनका 15 जुलाई या 20 जुलाई को खत्म हो गया। इको उनका खत्म हो चुका है, 100 मार्क्स उनके हो चुके हैं। तो जुलाई 15 को उनके 200 मार्क्स के कंप्लीट है और लॉ 60 मार्क्स का कंप्लीट हुआ है, मैथ्स 50 मार्क्स का कंप्लीट हुआ है। जुलाई को बोल रहा हूं, आज की तारीख पे बोल रहा हूं मैं, उनकी जून एंड की बात कर रहा हूं। फिर वी हैव नवंबर में एग्जाम देनी है, दो ही पेपर करने हैं हमें। और क्या होता है, एक फ्लो में वो पेपर हो जाता है अपना, हमें फोकस एक चीज पे करनी है और 100% करनी है। जैसे इंटर फाइनल में होता है, एक एक पेपर चलते हैं, एक पेपर कंप्लीट फिर दूसरा, दूसरा कंप्लीट फिर तीसरा, तीसरा कंप्लीट फिर चौथा, फाइनल और इंटर में वैसे होता है। एंड इसलिए कैम के बच्चों को है ना वो इजी जाने लगता है फाउंडेशन, इंटर और फाइनल, बिकॉज वहां पे पेपर ऑन पेपर लिया जाता है। सो पर्सपेक्टिव ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है।
देखो 4 स्टार्ट करूंगा, 12th भी स्टार्ट कर रहा हूं, पेपर का नंबर इंक्रीज होगा, बर्डन इंक्रीज हो जाता है, और दैट पुट्स अंडर प्रेशर बच्चों के लिए। हम 12th के साथ कर रहे हैं और अपने पास ऑलमोस्ट 1.5 ईयर है। हाँ, मेरे पास खाली 6 मंथ्स ही है, तो ऑब्वियसली आई हैव नो अदर ऑप्शन बट टू स्टार्ट एवरीथिंग। बट अगर मेरे पास ऑलमोस्ट 1.5 ईयर है और हर चीज डीप में जा सकते हैं, तो अगर एक दो पेपर लेके मैं स्टार्ट करता हूं और दोनों पेपर मैं खुद लेता हूं, ऐसे, ठीक है सर। विल बी हैविंग प्रैक्टिस एग्जाम्स आफ्टर ईच पेपर। मैडम डोंट वरी एट ऑल, पागल हो जाओगे तुम लोग प्रैक्टिस कर करके, पागल हो जाओगे। इफ यू वांट टू चेक, मैं आपको दिखा भी सकता हूं। नहीं, ये क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के, जनरली वो बच्चे पूछे हु आर न्यू राइट टू मी। एक सेकंड, आई विल शो यू। यहाँ पे मेरे नोट्स हैं विच आई विल बी शेयरिंग विथ यू। This is my index of accounts, and you can see there are total 785 questions that I get solved in the class, and इतने questions, इतने नहीं, half questions मैं homework भी देता हूँ। और क्या चाहिए प्रैक्टिस के लिए? अगर प्रैक्टिस ही करनी है और क्या, ऑब्वियसली टेस्ट, इन बच्चों की एवरी संडे टेस्ट होती है, एवरी संडे। हाँ, 12th के टाइम में थोड़ा कम टेस्ट रखता हूँ, बिकॉज 12th की भी टेस्ट चालू रहती है, फाउंडेशन के भी, तो मैं जनरली थोड़ा कम टेस्ट रखता हूँ। देखो, आई हैव टू मैनेज एवरीथिंग, मुझे 12th भी मैनेज करना है बच्चों के लिए और फाउंडेशन भी मैनेज करना है। आज फर्स्ट डे पे बहुत जोश रहता है कि हम सब चीजें करेंगे, तो वी हैव टू मैनेज द बर्डन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे अभी एग्जांपल उनका 12th हो चुका है बच्चों का, 12th अपीयर, एवरी संडे दे हैव पेपर, एंड इवनिंग में उनको पेपर्स के आंसर भी मिल जाते हैं। एवरीथिंग इज प्लेस। कल ही पेपर हुआ उनका, कल मैथ्स का पेपर हुआ और अकाउंट्स का पेपर मैंने लिया उनका, 2 पेपर संडे को ले लिए। हाँ, अभी वो घर से लिख रहा है बिकॉज एवरीवन इज लॉकडाउन, बट मैं आपको समझा रहा हूं। तो ये चीज है, आपके टाइम तो वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा, सब चीजें तब तक क्लियर हो जाएगी। तो इतने अगर एम्पल प्रैक्टिस है तो मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम है। एट द सेम टाइम यू आर राइटिंग पेपर एवरी वीक। देन अच्छा, हम यहाँ पे थे ना, यस। तो ये आपका है राइट। तो 4 पेपर लिखने, 4 पेपर अकाउंट्स, लॉ प्लस बीसीआर, इको, maths, stats and logical reasoning, and 4th paper is business economics and commercial knowledge. Every paper is of 100 marks. पासिंग क्राइटेरिया मैंने पहले डिस्कस किया, 40% ईच पेपर, 50% एग्रीगेट। पेपर 3 and पेपर 4 has a negative marking of 0.25. These are some of the website. I will share this PDF, don't worry. Right? ये आपका जो मैं आज डिस्कस करने वाला वो अकाउंट्स का सिलेबस है, ठीक है, ध्यान देना। सेक्शन वाइज वेटेज फॉर द सब्जेक्ट्स अंडर रिवाइज स्कीम of the education and training. Paper 1, principles and practice of accounting, 100 marks. 5, right? First is theoretical framework. Second is accounting process up to trial balance, up to trial balance. ठीक है, इसमें ये सिलेबस है। देखो मैं आपका 11th बोलता हूं, दिस इज योर 11th, हो गया आपका 11th, ये 11th है आपका। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, डेफिनेशन वगैरह सब चीजें, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी वगैरह वो सब चीजें। अकाउंटिंग प्रोसेस, जर्नल, सब्सिडरी बुक्स, लेजर, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन, इंक्लूडिंग रेक्टिफिकेशन, इंक्लूड, अब आपको डेट समझ में आ जाएगी। इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग योर व्हाट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मैंने जो रेट जो आपका 11th में था ना, दैट इज 1%, दैट इज 1% ऑफ द फाउंडेशन। सो मैंने डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं किया। आपके सिलेबस में स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड थी, वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, तो मैं उनको ले ही नहीं रहा हूं, बिकॉज फाउंडेशन में 8 मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन है, 8 मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, तो कुछ भी नहीं, इसलिए मैंने लिया नहीं। तो दिस इज योर 11th अकाउंट्स। अब देखो ये बाकी सिलेबस है। इन्वेंट्रीज, कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। देन अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दिस इज इन योर 12th।
इसलिए अगर ये चैप्टर्स अगर 12th में अच्छे से होते हैं ना, फाउंडेशन इजी जाता है, बिकॉज 12th इज अ बेस, फाउंडेशन इज अ बिल्डिंग. बिल्स ऑफ एक्सचेंज, promissory नोट्स इंक्लूडिंग अकोमोडेशन बिल. 12th में अकोमोडेशन बिल नहीं है, अकाउंटिंग ऑफ अकोमोडेशन बिल नहीं है जो फाउंडेशन में. सो 12th का बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर जिसको बहुत अच्छे से आ गया, मैं बोलता हूं उसको फाउंडेशन का ये चैप्टर भी इजी जाएगा. आगे, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस. ये अमेजोन वाले अगर करते हैं, देखो 10 दिन में आप रिटर्न कर सकते हो, आप परचेस करते हो, आप पे भी करते हो, और 10 दिन में अगर आपको ठीक नहीं लगता तो आप रिटर्न कर सकते हो. उसकी वो अकाउंटिंग कैसे करते हैं, वही वाला चैप्टर है. सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूव, अप्रूव करो या रिटर्न करो, दोनों में से. हम आपको सेल करते हैं, आपको पसंद है तो रखो, नहीं है तो रिटर्न करो, उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, वो वाला चैप्टर. कंसाइनमेंट, एजेंसी. कंसाइनमेंट मतलब एजेंसी, हम एजेंट के थ्रू सेल करते हैं, एजेंट के थ्रू. मुझे बिजनेस एक्सपांड करना है तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. एक होता है मैं वहां पे जाके मेरी ब्रांच डालूं, वहां पे मेरा प्रेजेंस रहे और मैं सेल करूं, बट कॉस्ट ज्यादा होती है. ब्रांच डालनी है तो सब कॉस्ट रहेगी. बट मैं एजेंट अपॉइंट करता हूँ, उसका सब सेटअप है, मैं उसके थ्रू सेल करता हूँ, वो मेरा एजेंट है, उसको मैं कमीशन दूंगा, उसकी अकाउंटिंग इज ए कंसाइनमेंट. स्पेशल, स्पेशल ट्रांजैक्शंस, एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करंट, दीज आर फॉर द इंटरेस्ट कैलकुलेशंस. सो इसमें से 12th में फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर ये आपने 11th में किया है, राइट? बट 11 का फाइनल अकाउंट्स एंड सीए फाउंडेशन का फाइनल अकाउंट्स इज इंडिया पाकिस्तान. बहुत डिफरेंस है. हाँ, भले ही एडजस्टमेंट वो रहे बट लेवल ऑफ एडजस्टमेंट इज डिफरेंट. तो आप बोल सकते हैं सर ये भी हमने 11th में किया है, मैं बोलता हूँ ये भी 11th में किया है, ऐसे पकड़ के चलो. पार्टनरशिप अकाउंट्स ये 12th में करोगे, ये 12th में करोगे. मैं आपको कोरिलेट क्यों करके दे रहा हूं, तो आपको पता होना चाहिए कि 12th में हमें, जब हम 12th अकाउंट्स कर रहे हैं, कौन से चैप्टर हमें इतने अच्छे से आने चाहिए कि जिसका ड्यूअल इंपैक्ट रहेगा, ड्यूअल बेनिफिट है, एक तीर में दो शिकार जो बोलते हैं ना, वो कंसेप्ट है. बिकॉज 12th पार्टनरशिप अकाउंट्स इज 20% to 30% ऑफ सीए फाउंडेशन पार्टनरशिप अकाउंट. अगर 12th अच्छे से आ गया तो सीए फाउंडेशन इजी जाता है. नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ. दिस इज ऑल्सो इन 12th बट अगेन 10 to 20%. हमें खाली एक ही टाइप के एनपीओ का फाइनल अकाउंट्स है, फाउंडेशन में कैसे भी है. सो इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट ये भी 12th में है, ये तीनों चैप्टर्स 12th में. हाउएवर if you check the level of difficulty, 12th is almost 20 to 30%. but yes, 20 to 30% तो हो रहा है ना, 20 to 30% तो हो रहा है ना. बिल्स ऑफ एक्सचेंज आई विल से ऑलमोस्ट 80%. 12th में 80% कवर हुआ है फाउंडेशन का, ऑलमोस्ट 80%, बिकॉज अकोमोडेशन बिल 20% पकड़ के चलो वो नहीं कवर हुआ है. सो 12th इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ना, मैं वही समझा रहा हूँ. 12th इज अ बेस, ऑलवेज रिमेंबर, यू कैनॉट इग्नोर दैट. जिसका 12th अकाउंट अच्छे से आ गया उसको फाउंडेशन अकाउंट डेफिनेटली इजी जाएगा. आप बोलोगे सर अगर मैं पार्टनरशिप 12th में सिखाता हूँ तो मैं फाउंडेशन में नहीं सिखाता क्या, ऐसे नहीं. आई टीच अगेन एवरीथिंग, बिकॉज मुझे पता है दोनों के रिक्वायरमेंट अलग अलग है, दोनों का लेवल ऑफ प्रिपरेशन अलग अलग है. और जब मैं 12th में हम पार्टनरशिप करते जाऊंगा तो मैं कभी कभी बोलता भी हूँ ये फाउंडेशन में नहीं है, ये गलत लिखा है यहाँ पे, ये बहुत बार होता है. आगे, नेक्स्ट, ठीक है. सो ये है अकाउंट का सिलेबस. देखो ये है अकाउंट का सिलेबस 100 मार्क्स के लिए. मैंने बिजनेस लॉज में बोले देयर आर टोटल 5 लॉज. आई वोंट डिस्कस दिस राइट नाउ बिकॉज इवन मैं पूरे लॉज लेता नहीं तो इट इज नॉट, आई एम नॉट द राइट पर्सन. मैं बोल भी सकता हूं बट आई एम नॉट द राइट पर्सन टू गो इन डिटेल. ठीक है. देन राइट, दिस इज बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, राइट, कम्युनिकेशन वगैरह, राइट, मोर ऑफ ग्रामर एंड एवरीथिंग. देन बिजनेस मैथमेटिक्स, राइट, ये बहुत बच्चों का कंसर्न है बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु डोंट हैव मैथ्स इन देयर 11th एंड 12th. देखो मैथ्स का सिलेबस क्या है, 40 मार्क्स का. रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉग, इक्वेशन एंड मैट्रिसेस. क्यों 12th इंपॉर्टेंट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. क्यों बच्चे 12th प्लस फाउंडेशन ज्वाइन करते हैं, ये रीजन है.
इक्वेशन एंड मैट्रिसेस, देन लीनियर इनइक्वालिटीज, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जो 40 मार्क्स है ना, 40 मार्क्स, उसमें से 30 to 40% टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। सो अब जब 12th एन्युटी वगैरह करोगे ना, इतना अच्छे से करो ना कि उसका फायदा जब हम फाउंडेशन लेना स्टार्ट करेंगे ना तब होना चाहिए। आगे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, सीक्वेंस, सीरीज वगैरह, सेट्स, रिलेशन, फंक्शंस, बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस वगैरह। तो देखो ना, एक मिनट, यही एक ही चैप्टर ठीक से करोगे ना तो भी आपके 10, 12 से 16 मार्क फिक्स है। और बच्चे बोलते हैं सर मैथ्स डिफिकल्ट है। अरे तुम लोग देखते ही नहीं वेटेज क्या है, वेटेज ही देखो ना। एक ही भी चैप्टर आप नॉन मैथ्स वालों ने ये चैप्टर अच्छे से कर दिया और ये वाले इजी है ये कर दिया, तो ऑलमोस्ट उनका 50%, 20 मार्क्स तो हो गए ना। चलो सर ये बहुत डिफिकल्ट जाते हैं हमें, जाने दो फिर। अरे यू आर प्रिपेयरिंग अ प्रोफेशनल एग्जाम, योर अप्रोच शुड बी प्रोफेशनल। एक्सपर्टाइज में, कोई सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज चाहिए। नहीं आता मुझे सर, ये चैप्टर नहीं आता, मैंने कभी किया नहीं इंटीग्रेशन वगैरह, रखना ऑप्शन, क्यों टेंशन ले रहा है, बाकी चीजें करना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। वैसे भी ये पूरे एक दो तीन चार, चार टॉपिक्स इतने वेटेज के लिए, एक ही टॉपिक इतने वेटेज के लिए, तो किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? चार टॉपिक्स पढ़ के उतने ही मार्क्स मिल रहे जितना एक टॉपिक पढ़ के मिल रहे, तो आप कौन सा टॉपिक पे ज्यादा फोकस करोगे? गिव हैव ए लाइक एनालिटिकल माइंड। आगे नेक्स्ट, आई एम नॉट ऑडिबल, प्लीज चेक, आई शुड बी, ठीक है। नेक्स्ट, आई एम ऑडिबल और नो, प्लीज कंफर्म, आई एम ऑडिबल और नॉट? यस, थैंक यू। सो जिनको मैथ्स नहीं ना, मैं उनको बोलता हूं हमेशा याद रखना, अभी ये तो अभी हम स्टार्ट नहीं कर रहे, लॉजिक भी वही है, बट भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज आपको भी समझ में आएगा। आप पढ़ते नहीं यार, बच्चे अगर सिंसियर होते ना हर बच्चा, तो बहुत अच्छा होता, लेकिन हर बच्चा सेम नहीं होता है। नॉन मैथ्स वालों ने इन दो चैप्टर्स पे, मैं पर्सनली अगर नॉन मैथ्स होता तो मैं इन दो चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस मारता, बिकॉज ये किसको भी आ सकते हैं, नॉन मैथ्स वाले को भी आ सकते हैं। चलो चैप्टर 3 मैंने ऑप्शन में रख दिया, नहीं रखेंगे ऑब्वियसली, उसमें भी कोई इजी होते हैं, लाइक सीक्वेंस, सीरीज इजी होता है, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन इजी होता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लॉजिकल होता है, चलो डिफिकल्ट है छोड़ दिया, लाइक इंटीग्रेशन छोड़ दिया, 5 and 8 छोड़ दिए, नहीं किए, कुछ नहीं होता है। बट जो करोगे अच्छे से करो, एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, ट्राई, कितने अटेम्प्ट करो वो मैटर नहीं करता, कम अटेम्प्ट करो बट एक्यूरेसी से अटेम्प्ट। 12 जैसे नहीं कि लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ मार्क्स मिलेंगे, इसमें ऐसे नहीं है। एक्यूरेसी, लॉजिकल रीजनिंग देखो, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड मैन आउट, राइट, डायरेक्शन टेस्ट, लेफ्ट में जाओगे राइट में जाओगे वगैरह वगैरह, सिटिंग अरेंजमेंट्स, कौन किसके राइट में बैठा है लेफ्ट में बैठा है, ब्लड रिलेशंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये तो स्कोरिंग है और बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। आगे स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटा, सेंट्रल टेंडेंसी, प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज। अब मुझे बोलो, अगर मैं आपको सिलेबस बोलता हूँ ये सिलेबस के लिए हमें तैयारी करनी है, तो डोंट यू फील इट इज इजी? क्यों बच्चे नहीं डिफिकल्ट बोलते हैं, मुझे अब भी नहीं समझ में आता है। एक मेरा फ्रेंड था, आई विल डिस्कस, राइट, और लास्ट वाला डिस्कस करता हूं। देखो ये लॉ है आपका, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, theory of demand and supply, theory of production and cost. This is in your 12th, this is not in your 12th. Price determination in different market, not in 12th. 12th के खाली दो ही चैप्टर्स हमारे सिलेबस में, 12th के दो चैप्टर्स हमारे सिलेबस में, इको के, बिजनेस साइकिल्स, राइट, ये गलती से टाइप हुआ है, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स ये भी 12th में नहीं है, खाली डिमांड एंड सप्लाई दो चैप्टर्स है, वही चैप्टर्स हमारे यहाँ पे हैं, बट वो डिप में। बीसी के इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, ये ओसीएम टाइप है, ओसीएम टाइप, बिकॉज ओसीएम बहुत छोटा है,
इस मतलब ओसीएम के 1-2 चैप्टर्स इसमें मिलेंगे आपको, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, बिजनेस इन्वायरमेंट, business organizations, right? Government policies for the growth, organization facilitating the businesses and common terminologies. it OCM बोलता तो भी गलत रहेगा, because मैंने सिलेबस कंपेयर किया है, like OCM है but it not OCM. मतलब इसमें से खाली ये वाला OCM में हो सकता है आपके फर्स्ट चैप्टर 12th में. All other chapters are new. All the chapters are new. So ये है आपका सिलेबस. अब मैं बोलता हूँ एक एग्जांपल, एक ऑन दैट आई विल कंक्लूड द सेशन. ध्यान देना, और मुझे डिस्कस करना था आप लोगों के साथ. क्या सिलेबस बच्चे बोलते हैं सर डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है. यू डोंट नो. एक मेरा फ्रेंड था अक्षय कोंडे, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. टुडे ही इज अ आईपीएस एंड ही इज डिप्यूटेड इन राइट वेस्ट बंगाल. ही इज आईपीएस चार्टर्ड अकाउंटेंट. मेरा 6th स्टैंडर्ड से फ्रेंड, वी बिकेम चार्टर्ड अकाउंटेंट एट द सेम टाइम एंड लेटर ऑन ही परस्यूड यूपीएससी. यूपीएससी परस्यू करने के पहले ही स्पेंड 1.5 year टू अंडरस्टैंड द सिलेबस. हम जॉब कर रहे थे दोनों भी, एंड ड्यूरिंग दैट 1.5 year सीए पास होने के बाद ही नेवर स्टडीड एनीथिंग, बट ही स्पेंड 1.5 year टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूपीएससी. एंड उसके बाद खाली 1 साल पढ़ाई की. मेरा ये सिलेबस है, तो इसके लिए मेरी क्या प्रिपरेशन होना चाहिए, मैं कौन से बुक्स लेने चाहिए, वो लोगों से मिलता था, जो पास आउट है उनसे मिलता था, जो फेल्यूर है उनको भी मिलता था, बिकॉज फेल्यूर्स भी आपको टिप्स दे सकते हैं, यार मैंने गलत किया, ये नहीं करना चाहिए. ही स्पेंड 1.5 year टू डिसाइड हिज सब्जेक्ट, एक स्पेशलाइजेशन होता है, एंड टू डिसाइड विच बुक्स टू बी रेफर्ड, टू डिसाइड राइट व्हाट शुड बी हिज स्ट्रेटेजी एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूपीएससी. एंड 1 साल पढ़ाई की, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर. बच्चे 5 साल पढ़ाई करके भी नहीं निकलते, बिकॉज दे डोंट हैव द विजन कि रिक्वायरमेंट क्या है. ये रिक्वायरमेंट है आपकी. 50% इन ईच पेपर पकड़ के चलो. सिलेबस आप बोलोगे सर 12th में बहुत सारी चीजें कवर हो रही है, अच्छी बात है ना, इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है. अगर दोनों के लिए बेनिफिट है, एक चीज अगर दोनों जगह पे बेनिफिट दे रही है, तो क्यों नहीं करना चाहिए, ये मैं बोल रहा हूं. इसलिए बच्चे राइट, व्हाई मैक्सिमम स्टूडेंट्स गो फॉर 12th plus CA फाउंडेशन इज दिस रीजन. सिलेबस डिस्कस करने के बाद उनको पता चलता है कि क्यों दोनों बेनिफिशियल है. मोर ओवर दैट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्पेंड टाइम विद द सिलेबस. इसलिए मैं बोलता हूं 12th भी सीरियस में ले लो. इंपॉर्टेंट होता है, हर चीज इंपॉर्टेंट है लाइफ में. सो राइट, दिस इज द डिस्कशन. मैंने आपके साथ आज क्या डिस्कस किया कि एक ओवरऑल पैटर्न क्या है और फाउंडेशन का सिलेबस क्या है. इंटर एंड फाइनल का सिलेबस अभी डिस्कस करके कोई फायदा भी नहीं है. जब आप फाउंडेशन क्लियर हो गए तब वो डिस्कस करने में फायदा है, अब भी नहीं. वहां तब तो ऑब्वियसली हम लेक्चर्स लेंगे, सब करेंगे, राइट. ये एक ओवरऑल है. तो जब भी आप 12th करोगे तो आपको ये समझना 12th के लेक्चर्स भी उतने इंपॉर्टेंट है जितने फाउंडेशन के. ठीक है. सो दिस इज एवरीथिंग, राइट. जो मैंने आपके साथ, मैंने टाइमलाइन आपके साथ शेयर की. और टारगेट रखो. मैं तो बोलता हूं, हर बच्चे को मैं बोलता हूं, ये आपका टारगेट होना चाहिए. आई ऑलवेज इंसिस्ट स्टूडेंट्स कि आपका टारगेट ये होना चाहिए, इस तारीख पे आप सीए हो. ये आपके लिए टारगेट है. 20 February 2016 यू शुड बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. ठीक है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. पहले सिलेबस पे फोकस करो. आई विल शेयर दिस शीट विथ यू ऑब्वियसली. 3:30 को आपका मैथ्स का लेक्चर है, 12th मैथ्स, 3:30 को, विद द सेम लिंक जो पहले से चलती आई है फॉर नेक्स्ट 3 days. बिकॉज 24th को मेरा जो ये मीटिंग का है वो रिन्यू होने जा रहा है, तभी मैं वेबिनार ऐड कर सकता हूँ. सो 24th इवनिंग को अगेन आई विल शेयर द न्यू लिंक्स फॉर ऑल फाउंडेशन एज वेल एज 12th अकाउंट्स प्लस 12th मैथ्स, 12th इको, 12th ओसीएम, हर एक के लिए लिंक शेयर करूंगा. ठीक है. 3 days के लिए ये जो जैसे चल रहा है वैसे चलेगा नेक्स्ट 3 days. ठीक है. सो 3:30 को, 3:30 की जगह थोड़ा आज 2-3 दिन सेंट मिराज वालों का थोड़ा एक्स्ट्रा लेक्चर्स है, तो आई हैव आस्क्ड मैम टू टेक एट 3:45. तो मैम 3:45 को स्टार्ट करेंगे. ठीक है. उन बच्चों को स्कूल में बोला कि थोड़ा एक्सटेंड होगा कुछ, तो उनके डिस्कस करने वाले उनके साथ, तो 3:45 को स्टार्ट करेंगे. ठीक है. सो कुछ दिन हमें भी कॉलेज का समझने में टाइम लगेगा,
बट ऑब्वियसली धीरे धीरे आपको भी समझ में आ जाएगा कॉलेज से कब लॉग आउट करना है, कब क्या करना है, ठीक है। सो ऑन दिस नोट अगेन अनदर थिंग, I can trace the attendance report and I will be sharing the attendance report with parents on weekly basis. इस वीक में वीकली बेसिस है, नेक्स्ट वीक से डेली बेसिस पे, ये भी याद रखना। सो अगर कोई बच्चा लॉग इन करके साइन आउट करता है तो मुझे टाइम भी आता है, कितने बजे लॉग इन हुआ, कितने बजे बाहर गया। अगर कोई ऐसे करता है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं इस वीक में वीकली बेसिस पे कर रहा हूं कि अटेंडेंस रिपोर्ट नेक्स्ट वीक से डेली बेसिस पे आपको पेरेंट्स को आपके राइट अटेंडेंस जाएगा of 12th as well as CA foundation. I am very strict about it and सब systematically हो रहा है, तो right, and I have worked on it. It has taken a lot of time, lot of toll on me, but मैं ये फिर भी कर रहा हूँ। So on this note I will end today's session, right? कौन से बुक्स रेफर करने, क्या करने, जैसे अभी अपना सिलेबस स्टार्ट होगा I will be referring to everything, so don't worry, ठीक है। आगे, थैंक यू।